जिन लोगों ने 1 या 2 मुकाबले जीते थे, उनसे पूछा गया कि वे रुको। सेलियाना भाग्यशाली थी कि उसका सामना एक कमजोर प्रतिद्वंदी से हुआ, वरना वह विजेताओं में शामिल नहीं होती। लोगों को पीछे इंतजार करने के लिए कहा गया। जो लोग चुने हुए लोगों में शामिल नहीं हैं, उन्हें चले जाना चाहिए, ग्रेस ने दृढ़ता से कहा और पीछे खड़ी भीड़ पर एक तीखी नजर। उन्होंने इशारा समझ लिया और निराश चेहरे के साथ चले गए। मैडम ग्रेस को नाराज करने लायक जिज्ञासु नहीं। दर्शकों के चले जाने के बाद ग्रेसुस ने गंभीर भाव से शेष 100 लोगों की ओर रुख किया। यह मिशन आत्मघाती मिशन है, कुछ लोग मर सकते हैं और कुछ लोग काफी समय तक जीवित रह पाएंगे, ताकि कोई दूसरा समूह उनसे जुड़ सके। सांस, मैं आपको अपने परिवार को अलविदा कहने के लिए 1 दिन का समय दूंगा। और मित्रों, उसके बाद अपना सामान लेकर यही लौट आइए। आप जा सकते हैं, लेकिन अंतरिक्ष उपयोगकर्ताओं को उन्हें पीछे ही रहना चाहिए। ग्रेस के शब्दों ने भीड़ को गंभीर बना दिया। स्वाभाविक रूप से वे डरे हुए थे, अज्ञात, लेकिन सांस लेने में कठिनाई के दौरान पीछे रहकर कुछ न करने से बेहतर था। आखिरकार बाहर निकल जाता है। भीड़ तितर-बितर हो गई और 10 लोग वहीं रह गए। ग्रेस उनकी ओर मुड़ी, उसके चेहरे पर भाव थे गंभीर। आप सभी को एक महत्वपूर्ण कार्य पूरा करना है। उसने ये सुनिश्चित करने के लिए थोड़ी देर रुक गई कि उसके पास, फिर उन्होंने अपना पूरा ध्यान इस ओर केंद्रित किया। यदि सतह की हवा सांस लेने योग्य है और कोई अन्य स्थिति है तो आपको समाचार भेजना चाहिए। इस जानकारी का उपयोग करके हम सतह के बारे में जान सकते हैं। ग्रेस ने एक बोतल निकाली से निशान जिनमें जानवर की खाल छिपी हुई थी। चाहे आपको कोई भी कालकोठरी मिले, खाल पर अपने शब्द लिखें और उसे भेज दें। ताना बाना द्वार, मैं और मेरे लोग हर 10 दिन में जासूस भेजेंगे ताकि आपकी खबर का पता लगाया जा सके। ग्रेस ने समझाया। समाचार प्राप्त करने का यही एकमात्र तरीका था जो उन्हें पता चला था। सतह अगर हवा अभी भी जहरीली होती तो उसे और अधिक सूट बनाने की जरूरत पड़ती, लेकिन अगर पानी सांस लेने लायक होते हुए भी खतरनाक होता तो वह सबको वहां से हटाने के लिए तैयार थी। सतह उन जैसे मनुष्यों को अस्तित्व बनाए रखना था और उन्हें एक निर्माण की आवश्यकता होगी, जीवित रहने के लिए मजबूत घर। मैडम ग्रेस, हम समझते हैं। अंतरिक्ष के 10 उपयोगकर्ताओं ने एकमत होकर प्रतिक्रिया दी। उन्हें महसूस हो रहा था कि इस मिशन का महत्व और भार। ठीक है, अब आप वापस जाकर अपने प्रियजन को अलविदा कह सकते हैं। ग्रेस ने उनकी ओर हाथ हिलाया और वे तेजी से चले गए और डीन और 3 आधेड़ उम्र के लोग उनके पीछे पीछे चल रहे थे। चयनित लोगों के घरों में से कुछ परिवार से भरे हुए थे, जबकि अन्य खाली थे, लेकिन सभी एक जैसी परस्पर विरोधी भावनाओं से भरे हुए थे। जिनके परिवार थे, वे उनसे दोबारा मिलने और उनके अंतिम पलों को साझा करने की आशा और लालसा से भरे हुए थे। विदाई के समय उन्होंने साथ में भोजन किया। कुछ लोग आंसू बहाते और एक दूसरे को गले लगाते हुए अपने परिवार के साथ अपना आखिरी दिन बिताने की योजना बना रहे थे, अपने दोस्तों से यह जानते हुए कि शायद उन्हें उनसे दोबारा मिलने का मौका न मिले। जो लोग अकेले रह गए, उन्हें डर, राहत और निराशा का भाव महसूस हुआ। उनके पास शोक मनाने वाला कोई नहीं था। उनके जाने के बाद उन्हें केवल आगे आने वाली कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसी बीच ईवा के घर पर सौगैर लड़ाकू लोग ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। लियो के शब्द और ग्रेस, जो अभी अभी ईवा और बाकी लोगों के साथ लौटी थी। माँ, क्या ये वही लोग हैं जो मेरे कमरे में रुकेंगे? ईवा ने फुसफुसाते हुए एक नजर डाली, उत्सुकता से भीड़ की ओर। उन्हें देखकर उसे आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि उसकी माँ ने उन्हें भेजने की योजना बनाई थी। वे लोग जो गढ़ के निर्माण और मशीनरी की स्थापना के प्रभारी होंगे, वैसे सिटी के निवासियों के रहने के लिए तैयारी करना। ग्रेस ने ये सारी तैयारी अंधविश्वास और ईवा के पास उपलब्ध जगह के आधार पर की थी। ईवा के पदोन्नति के बाद से अंतरिक्ष में रहने का उसका समय कम होता गया। बेदखली की अवधि 1 दिन से बढ़कर 3 दिन हो गई। ग्रेस को इसमें अनंत संभावनाएं नजर आने लगी। सुधार, हाँ, तुम्हारे पिताजी ने उन्हें चुना और जहर दिया ताकि वे कभी भी तुम्हारी निजता का खुलासा न कर सके। अगर वे ऐसा कर पाते तो कोशिश करोगे तो मर जाओगे। ग्रेस ने अपनी आवाज इतनी ऊंची की कि भीड़ उसे सुन सके। ग्रेस की तीखी निगाहों के सामने उन्होंने अपने सिर झुका लिए। उन्हें याद आया कि लियो ने क्या किया था। उन्होंने उन्हें ईवा की दुनिया नामक जादुई दुनिया के बारे में बताया, लेकिन इससे पहले कि उनके बुरे विचार जड़ पकड़ पाते, उन्हें लियो नामक विष ने दबा दिया। उनमें ये बातें समाहित हो गई थी। अब वे किसी और विचार पर ध्यान देने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, बल्कि केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। उन्हें इसके लिए चुना गया था। खाद्य फसलों की बुवाई के प्रभारी लोग पद छोड़ दें और एक ऐसे नेता का चयन करें जो इसकी देखरेख करेगा। तुम अपना काम करो और उसे रिपोर्ट करो। लियो ने ब्लेन की ओर इशारा करते हुए आदेश दिया, जो चुपचाप खड़ा था। आगे की पंक्ति। ईवा एक परिचित चेहरा देखकर आश्चर्यचकित रह गई और उसने शेफ को ढूंढने के लिए भीड़ में चारों ओर नजरें घुमाई। वो कब जब उसने उसे देखा तो उसने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया, लेकिन गर्मजोशी से अभिवादन करने के बजाय उसने जल्दी से वह झुक गया और भीड़ में अपना चेहरा छिपा लिया। हम शायद उसने मुझे देखा ही नहीं, उसने सोचा, इस बात से अनजान कि शेफ उस घटना से सदमे में था। उसे देखकर उसे मांस के व्यंजन पकाने के लिए मजबूर किया गया था, यहां तक कि उसकी कलाई में दर्द होने लगा था और उसकी हाथों में संवेदना खत्म हो गई थी। उसकी अनुपस्थिति के इस दौर में वह इतना खुश था, कौन जानता था कि ब्लेन ऐसा करेगा। अचानक उसे यहां घसीट कर लाया गया ताकि वह युवा गुरुओं के साथ उनके सती अभियान पर जा सके। किले के निर्माण के लिए जिम्मेदार लोग वैज्ञानिकों के साथ मिलकर यह कार्य करेंगे। वही आपको ब्लेन को जवाब देना होगा और ब्लेन को मेरी बेटी जवाब देती है। लियो ने इसे व्यवस्थित किया। ईवा के स्थान में व्यवस्था बनाए रखने के नियम और किसी भी व्यक्ति के लिए दंड जो इसका उल्लंघन करता है। उन्होंने अपने कर्तव्यों की उपेक्षा की। उन्हें ऑक्सीजन मास्क दिए गए थे जिन्हें ईवा अंतरिक्ष से हवा भरकर इस्तेमाल किया जाएगा। हर 3 दिन में जब अंतरिक्ष उन्हें बाहर निकाल देता है। उन्हें कालकोठरी खोजकर्ताओं जैसे सूट की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उनके पास लड़ने का कोई कारण नहीं था या पर्याप्त भोजन तैयार करने और निर्माण करने के अलावा किसी भी खतरनाक गतिविधि में भाग न ले। सतह को मानव निवास योग्य माने जाने के बाद यह एक मजबूत गढ़ बन जाता है। लियो ने उन्हें जानकारी देने के बाद ईवा की ओर मुड़कर धीरे से बात की। उसका स्वर पहले से कहीं अधिक सौम्य था। उसने पहले जो ठंडी उदासीनता दिखाई थी। ईवा, उन्हें अपने स्थान पर ले जाओ और उन्हें इससे परिचित होने दो। यदि कोई अवज्ञा करे तो तुम हैव फुल राइट टू कास्ट देम आउट एंड लेट देम फेंड फॉर देमसेल्व्स। हम ईवा ने उसकी बातों पर सिर हिलाया और डरी हुई भीड़ की ओर मुड़ गई। हर किसी को किसी न किसी का सहारा लेना चाहिए।
मुझे तुम सबको एक साथ अंदर ले जाना होगा, ईवा ने आदेश दिया। वह अजनबियों को छूकर उन्हें अपने निजी दायरे में लाना नहीं चाहती थी। सभी ने उसकी बातों पर ध्यान दिया, कुछ के चेहरे पर जिज्ञासा थी, जबकि अन्य संदेह से भरे हुए थे। लियो ने पूरी जादुई दुनिया के बारे में बताया, उसे लग रहा था कि वह बात को बड़ा चढ़ाकर कह रहा है। ईवा ब्लेन की ओर बढ़ी और उसके कंधे पर हाथ रखा और पल भर में ही 150 लोग लापता हो गए। ईवा तुरंत उनके पीछे नहीं गई, बल्कि उसने अपने माता पिता का हाथ पकड़कर उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। अंतरिक्ष। भीड़ के अंदर हर कोई सदमे से जम गया था, उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, और कुछ लोगों ने इस अविश्वसनीय तथ्य से खुद को जगाने के लिए बड़ा चढ़ाकर अपनी आंखें मली। सपना। वहां बहुत सारे ऊंचे, जीवंत पेड़ थे, उन पेड़ों से बिल्कुल अलग जो उन्हें सौभाग्य से देखने को मिले थे। और वे इन पौधों जितने हरे नहीं थे। सूंघना। हे। हवा को सूंघने और गहरी सांसें लेने का उनका सामूहिक व्यवहार इतना डरावना कि ईवा के हाथों पर रोंगटे खड़े हो गए। माँ, मुझे याद नहीं कि जब आप पहली बार मेरे कमरे में आई थी तो आपने इतनी तीखी प्रतिक्रिया दी थी। चिंता भरे भाव से अपनी बाह मलते हुए ईवा बुदबुदाई, ये सोचते हुए कि क्या ये सदमे से लोगों के दिमाग क्षतिग्रस्त हो गए थे। प्यारी, मैं अपनी प्रतिक्रिया को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकती थी, वरना मैं अब तुम्हारे पापा जैसी होती, ग्रेस ने इशारा करते हुए कहा। सिंह राशि की ओर नीचे झुककर लियो ने मुट्ठी भर रेत उठाए और उसे सूंघा। कोई अशुद्धियां नहीं। ये है, मैंने आज तक जितनी भी मिट्टी देखी है उनमें ये सबसे उत्तम है। हम इतना उगा सकते हैं कि एक पूरा अनाज भंडार भर जाए। अनाज। आने वाले समृद्ध दिनों की कल्पना करते हुए उसकी आवाज उत्साह से कांप रही थी। पिताजी, अगर आप चाहें तो मिट्टी की एक बोरी वापस ले जा सकते हैं, ईवा ने कहा, यह देखकर कि उन्हें मिट्टी पसंद आ रही थी। यहाँ। मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार कर लूंगा, लेकिन मुझे 3 बोरे चाहिए, मुझे कुछ जड़ी बूटियां उगानी है। लियो ने उत्साह भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया और पहले से ही यह योजना बना रहा था कि सबसे पहले कौन से जड़ी बूटी के बीज बोने हैं। अध्याय 122, हम सतह पर आपका इंतजार करेंगे। ये लंबे समय तक आपका घर रहेगा। भूमि की खेती करें और अधिक भोजन उगाएं। आगे बढ़ें, अगर तुम अच्छा व्यवहार करोगे तो यही रहो, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। समझ में आया? जूलियन ने हल्के स्वर में कहा, लेकिन उसके लहजे में छिपे खतरनाक तेवर ने सबको वास्तविकता से झकझोर दिया और उन्होंने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। उन्हें डर था कि अगर वे एक सेकंड भी देर कर देते तो उन्हें इस जादुई दुनिया से बाहर निकाल दिया गया। मेरे साथ आइए, उस हिस्से को देखिए जिसमें आप रहेंगे। जूलियन ने व्यवस्था करने का जिम्मा संभाला। उन्हें वह और एथन पहले ही उसके कमरे में जाकर तैयारियां कर चुके थे। वे उसके बोए हुए खेतों से गुजरे, जो पहले से ही लंबे और परिपक्व हो चुके थे, बस 2 ही बचे थे। पकने में लगने वाले दिन। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वे कितनी जल्दी बढ़ गए, केवल 2 सप्ताह में ही फसल के पकने और कटाई के लिए तैयार होने तक। उसने पूर्वी छोर की ओर इशारा किया, जहां ज्यादा पेड़ नहीं थे और वहां उनके लिए डेरा डालने या घर बनाने के लिए पर्याप्त जगह थी। अंतिम कड़ी चेतावनी देने के बाद उसने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया, लेकिन इशारा किया कि ब्लेन को उसके पीछे जाना होगा। तुम्हारे मालिक को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं उन पर नजर रखूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि वे कोई गड़बड़ न करें। मैडम के स्थान पर ब्लेन ने पूरी गंभीरता से वादा किया, वह इस समूह से अधिक मजबूत था और उन्हें आसानी से नियंत्रित किया जा सकता था। और यह भी सुनिश्चित करें कि वे आलस न करें और रोपण शुरू कर दें और एक अच्छा मिश्रण चुनें। जड़ी बूटियां उगाने के प्रभारी लोगों द्वारा निर्मित। हमें औषधियों की निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता होगी। ये हमारे और दूसरों दोनों के उपयोग के लिए है। जूलियन ने आदेश दिया और उसने अपनी आंख के कोने से देखा एथन मिट्टी से भरी बोरी लेकर लौटा। आप जा सकते हैं। जूलियन ने उसे हाथ हिलाकर विदा किया, फिर भौहें उठाकर एथन की ओर मुड़ा। उसका सवालिया भाव से भरी अभिव्यक्ति, जब उनके पास पहले से ही पर्याप्त मिट्टी थी तो उसे मिट्टी इकट्ठा करने की क्या जरूरत थी? असंख्य हेक्टेयर भूमि पर खड़े होकर। ये पापा के लिए है, एथन ने संक्षिप्त जवाब दिया। उसकी निगाहें चारों ओर बिखरी हुई आकृतियों पर टिकी हुई थी। सफाई। क्या आप हमारे जाने से पहले वापस जाकर अलविदा कहना चाहेंगे? एथन अचानक उसने भावहीन स्वर में पूछा, उसकी झुकी हुई निगाहों ने उसकी आंखों में छिपी भावनाओं को छुपा दिया। जूलियन एक पल के लिए हैरान रह गया, फिर उसे समझ आया कि एथन किसके बारे में बात कर रहा था। उसके चेहरे पर तुरंत शिकन आ गई। मैं आत्मपीड़क नहीं हूं। उस समय मैंने तुम्हारी बहन को तुम्हारे उस पिता से बचाया था, फिर भी वहिस ने मुझे लगभग एक बेजान कठपुतली बना दिया था। तस्क। और अब आप मुझसे वापस जाने की उम्मीद करते हैं। क्या आपकी बहन अपना काम पूरा कर सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जूलियन ने अपना सिर खड़खड़ाने की तरह हिलाया। एथन को संदेह भरी निगाहों से देखने से पहले वह सोच रही थी कि क्या वह उसे अपनी बहन के हवाले करना चाहता है, सिर्फ ईवा के साथ अकेले रहने के लिए। ये कब हुआ? मुझे लगा था कि तुम और वो पक्के दोस्त हो। एथन ने देखा, जूलियन की आंखों में अविश्वास की एक झलक दिखाई दी। जूलियन लगभग उनके रिश्ते को खत्म करना चाहता था। उसी क्षण और उसी जगह पर दोस्ती हो गई। तो जब मैं तुम्हें उसके चंगुल से बचाने के लिए इशारा कर रही थी, तो तुमने सोचा कि मैं नाटक कर रही हूँ। क्या वह उसके साथ घर में रहेगी? मेरे कथन के किस हिस्से ने आपको इस तरह के निराधार निष्कर्ष पर पहुंचाया? धारणाएं। उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी और एक पल के लिए वह लगभग ऐसा करना चाहता था। एथन का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दो। एथन की आंखों में थोड़ी देर के लिए अपराधबोध झलक रहा था। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि अलेक्सा अपने दिमाग का इस्तेमाल करेगी। जूलियन पर शक्तियां थीं, आखिरकार उसने ही तो उसे बचाया था। खांसी। माफ कीजिए, चलिए वापस चलते हैं और अपनी यात्रा के लिए सामान पैक कर लेते हैं। एथन ने तुरंत बदलाव किया। वह व्यक्ति बोरी को अपने साथ लेकर तेजी से कदम बढ़ाते हुए जूलियन के जवाब देने से पहले ही चला गया। जूलियन ने अपनी भौहों के बीच हाथ फेरा और गहरी सांस छोड़ी। एथन की बहन के बारे में सोचते ही इससे उसे असहजता महसूस हुई और उसके मुंह का स्वाद कड़वा हो गया। उसने एथन वापस लौटने की योजना बना रहा था। वह पहले से ही जानता था कि अपने बाद उस परिवार से उसका कोई वास्ता नहीं रहेगा। पिता के आखिरी कर्तव्य में उनकी जान बाल बची थी। ईवा अपने माता पिता के साथ थोड़े समय के लिए ही रही और उन्हें उनकी गहरी चिंता का पूरा एहसास था। उनके दिलों में उसके और आरोन के बारे में चिंता थी, जो अनिश्चित भविष्य की ओर बढ़ रहे थे। जीवित लौटना।
अत्यंत सतर्क रहें। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो अपने पति या अपनी सहेलियों से पूछें। भाई, आपको अपने इलाके में रहने वाले लोगों की वजह से दूसरों से अलग यात्रा करनी होगी। अंतरिक्ष। ग्रेस ने चिंता भरी नजर से उसके कंधे पर थपथपाया जबकि लियो ने उसे हर चीज सौंप दी। उसके शस्त्रागार में जहर और जीवन रक्षक औषधि दोनों मौजूद है। ईवा ने उसे गले लगाया और उनके स्नेहपूर्ण शब्दों और सलाह से सहमत होते हुए गुनगुनाती रही। एरोन, अपनी बहन का ख्याल रखना और जब तक हम सतह पर नहीं आ जाते तब तक सुरक्षित रहना। लियो ने थपथपाया अपने बेटे की पीठ की ओर देखते हुए। वह कुछ याद आने पर रुक गया। उसने अपने स्पेस बैग में तलाशी ली और 4 नीले रंग के समुद्री गोले निकाले। आप दोनों को भी इस पर थोड़ा खून बहाना चाहिए। लियो ने जूलियन और एथन को इशारा किया, जो उत्सुकता से सीपीओ को देख रहे थे। प्रत्येक ने एक एक गोली उठाई और उससे खून की कुछ बूंदें गिराई। उनकी हैरानी के बीच कवच ने खून को सोख लिया और ऐसा लगा जैसे वह जीवित हो। यह एक होमिंग शेल है। यदि आप एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो आप एक दूसरे को खोजने के लिए इस शेल का उपयोग कर सकते हैं। अन्य दूर रहने पर ठंडक बनी रहती है, लेकिन जब दूसरा व्यक्ति पास होता है तो गर्मी बढ़ जाती है। के द्वारा लियो ने शंख के उपयोग के बारे में बताया। उसे खुशी थी कि उसने इसे फेंका नहीं था क्योंकि यह किसी काम का नहीं था, तो उपयोगी होगा। उन्होंने सीपीओ को सावधानीपूर्वक अपने छल्लों में रखा। ये सीपियां उनके लिए बहुत उपयोगी साबित होंगी। उन्हें ठीक है, चलिए आज भोज का आयोजन करते हैं। जितना मन करे उतना खाओ पियो, मैंने शेफ से यही कहा था। आपकी सभी पसंदीदा चीजें बनाने के लिए। चल दर। ग्रेस ने मुस्कुराते हुए आवाज लगाई, अपने डर को छुपाते हुए। उसके मन में चिंता थी। ईवा ने खुशी से चिल्लाते हुए एथन को डाइनिंग रूम की ओर खींचा, जबकि लियो उसके पीछे पीछे चल रहा था। उदास मुस्कान, ये जानते हुए कि घर जल्द ही ईवा की प्रसन्नता खो देगा। आज वो दिन था जब वे जा रहे थे, आंसुओं से भरे गले मिलना और भावपूर्ण विदाई। चारों ओर गूंज रही थी। ग्रेस ने उन्हें जल्दी जाने के लिए नहीं कहा। वह पहले ही सबको अलविदा कह चुकी थी और उसे वही रुकना था। उन्हें विदा करते समय वे शांत और संयमित थे। लियो ने राशन के थैले निकाले जो उन सभी के लिए 1 साल तक चलने के लिए पर्याप्त थे। फिर वे रवाना हो गए। अपने भोजन के लिए स्वयं शिकार करना। राशन में औषधियां, भोजन, पानी और कई आवश्यक वस्तुएं शामिल थीं। प्रत्येक के साथ एक सूट भी था। शीर्ष। जब सबने अलविदा कह दिया तो ग्रेस ने करीने से रखे राशन के थैलों की ओर इशारा किया। जमीन पर रखा हुआ हर व्यक्ति एक थैला लेकर मेरे पीछे पीछे नीचे आए। कालकोठरी, अपने ऑक्सीजन मास्क पहन लीजिए, हम निकलने ही वाले हैं। उसकी बात सुनकर सभी लोग पास के बैग उठाकर अपने स्पेस बैग में रखने लगे। या अंगूठियां। लाल आंखों के साथ ऑक्सीजन मास्क लगाने से पहले ईवा ने लियो को आखिरी बार गले लगाया। लियो की आंखों में थोड़ी जलन हुई, लेकिन उसने जल्दी से अपने आंसू रोक लिए और मुस्कुराया, मानो वह ऐसा करना नहीं चाहता था। उसे दुखी कर दो। आरोन की पीठ थपथपाते हुए, आप दोनों सुरक्षित रहें। ये वे आखिरी शब्द थे जो उन्होंने वार्ड गेट से दूसरों के पीछे जाने से पहले सुने थे। हर किसी ने आखिरी बार पीछे मुड़कर अपने दोस्तों और परिवार को अलविदा कहा और अंत में वार्ड गेट बंद हो गया। कालकोठरी के अंदर ग्रेस ने उन्हें अंतिम चेतावनी दी क्योंकि वह यहां और नहीं रुक सकती थी। समय सीमा का पालन करना होगा, अन्यथा उसे भी उनकी तरह सतह पर फेंक दिया जाएगा। जब कालकोठरी की समय सीमा समाप्त हो जाए और वह आपको बाहर निकाल दे तो एक दूसरे को पकड़े रहें। लेना, इस चेतावनी को गंभीरता से लें, अन्यथा आप दूसरों से अलग हो जाएंगे, ग्रेस ने कहा। उन्होंने दृढ़ता से चेतावनी दी। केवल ईवा और उसका समूह ही भीड़ के साथ नहीं गया, क्योंकि उसके रहस्य। इस समय का उपयोग अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए करें। आप सभी को आगे की यात्रा के लिए शुभकामनाएं। अनुग्रह एक सच्ची मुस्कान के साथ बात खत्म करने के बाद वह ईवा और बाकी लोगों की ओर चल पड़ी जो वहां बैठे थे। कोना। ईथन और जूलियन ने कुछ देर के लिए अलग होने का बहाना बनाया ताकि ग्रेस को उनके साथ कुछ समय अकेले बिताने का मौका मिल सके। ईवा ने अपनी मां को गले लगाया और उस परिचित गर्माहट को महसूस किया। हालांकि उनके साथ बिताया गया उनका समय कम था, उसने उनके सच्चे प्यार और देखभाल को महसूस किया था और उसने चुपचाप ये प्रतिज्ञा की थी कि उनकी रक्षा करे और उनकी भावनाओं का सम्मान करे। ईवा ने अपनी मां को गले लगाया, उसे जानी पहचानी गर्माहट महसूस हुई, हालांकि उसने उनके साथ पर्याप्त समय नहीं बिताया था। उनके साथ समय बिताना। उसने जो थोड़ा बहुत खर्च किया था, उससे उसे उनके सच्चे प्यार और देखभाल का एहसास हुआ और उसने वादा किया कि वह इस जीवन में उनकी देखभाल करेगी। सावधान रहना और जूलियन और एथन के साथ रहना, ग्रेस ने अपने दोनों बच्चों को गले लगाते हुए धीरे से कहा। बच्चों को कसकर पकड़े। मां, हम सतह पर आपका इंतजार करेंगे, ईवा ने नम आंखों से मुस्कुराते हुए वादा किया। उसने अपना चेहरा अपनी मां की छाती में छिपा लिया। कुछ देर बाद ग्रेस ने अलविदा कहा और चली गई। 20 मिनट बाद उन्होंने उसकी बात मान ली। चेतावनी देते हुए वे 5 या 6 के समूह बनाते हैं और एक दूसरे को कसकर पकड़ लेते हैं। अचानक उनके आसपास का वातावरण ऐसे घूम रहा था मानो उसे अमानवीय गति से फेंका जा रहा हो। जिस जगह वे खड़े थे वह अब खाली थी। अध्याय 123, हमें यहां से निकलना होगा। और भी आ रहे हैं। विशाल वृक्षों ने सूरज को भी ढक लिया था, पत्तियों से छनकर सूरज की हल्की किरणें ही अंदर आ पा रही थी। अचंभित और स्तब्ध लोगों के नकाबपोश चेहरे। वे अपने आसपास के पेड़ों की तुलना में चींटियों से भी छोटे थे, जिससे उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वे दिग्गजों की दुनिया में प्रवेश कर चुके थे, हालांकि उन्हें यह पता नहीं था कि दिग्गज वास्तव में क्या होते हैं। उन्होंने जो सूट पहने थे उनसे उनके चेहरे ढके हुए थे, जिससे उनके भाव छिप गए थे। हालांकि वह सूट कन्वर्टर कैप्सूल के माध्यम से शुद्ध हवा में सांस ले सकते थे, फिर भी उन्हें संदेह था, क्योंकि हवा इतनी मिट्टी जैसी और शुद्ध थी कि जहरीली लगी नहीं रही थी। फिर भी किसी ने हिम्मत नहीं की अपने सूट उतारे। इसके बजाय वे सती दुनिया पर आश्चर्यचकित थे, विशाल आकाश को महसूस कर रहे थे, जो बहुत ही भूमिगत वातावरण में मिलने वाली कृत्रिम धूप से अलग। उन्हें गर्मी महसूस हो रही थी। उनके सूट, जिससे उन्हें ये और भी वास्तविक लगे। गौ। तेज आवाज से वे चौंक कर जाग गए और उन्होंने ऊपर देखा तो उन्हें एक विशालकाय लाल नीली पूंछ वाला प्राणी दिखाई दिया। पक्षी ऊपर से उड़ रहा है। कुछ लोग आश्चर्य भरी निगाहों से देख रहे थे, जबकि सतर्क लोग कुछ लोगों ने अपने चेहरे छिपा लिए और सतर्कता से देखने लगे। उनके पशुओं ने उनके मनोभावों को भांप लिया और रक्षात्मक मुद्रा अपना ली, और वे सही थे, क्योंकि पक्षी ने उन्हें भांप लिया और पूरी गति से उनकी ओर दौड़ पड़ा।
दौड़ना। किसने चिल्लाया, ये किसी को नहीं पता था, लेकिन भागते कदमों की आवाज ने उस आवाज को दबा दिया। द पक्षी की सुंदरता की प्रशंसा करने का विचार उनके मन से गायब हो गया। उनके मन ने पहचान लिया, यह एक खतरनाक शिकारी है। अपने जानवरों की मदद से, जो उन्हें उनकी पीठ पर लादे हुए थे, वे अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे उनकी आंखें डर से फटी रह गईं। अचानक एक बड़े जाले ने उस पक्षी को पकड़ लिया जो उनका पीछा कर रहा था। अचानक एक एक विशाल मकड़ी प्रकट हुई, जिसने अपने बालों वाले नुकीले पैरों से उसे छेद दिया, अपने दांत गड़ा दिए और पक्षी को विष का इंजेक्शन लगाना। विष के कारण पक्षी तरल हो गया, जिससे मकड़ी के लिए उसे निगलना आसान हो गया, केवल अपने पंखों को थूकते हुए, जो इस बात का एकमात्र सबूत है कि कभी यह पक्षी अस्तित्व में था। जब उन्हें लगा कि ऐसे भयानक दृश्य समाप्त हो गए हैं, तो मकड़ी ने अपना सिर उनकी ओर घुमाया और एक डरावनी फुफकार निकालने के बाद उसने गोली की गति से पास के एक पेड़ की ओर जाला फेंका। 10 लोगों के उस समूह ने जरा भी संकोच नहीं किया और अपनी पूरी ताकत और दिमाग से दौड़ पड़े। इस खूबसूरत वृक्षों के जंगल के भय से घिरा हुआ। पीछे चल रहे एक व्यक्ति का दुर्भाग्य था, वह एक गिरी हुई शाखा से ठोकर खाकर मुंह के बल गिर पड़ा। उसके चेहरे पर लगा मुखौटा शाखा पर बिखरे कांटों से फट गया। मैं मरने वाला हूं, मैं मरना नहीं चाहता। वह आदमी घबराहट में चीखने लगा और उसने कोशिश की फटे हुए हिस्से को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बजाय उसकी बेतहाशा हरकतों ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। कपड़ा और भी ज्यादा फट जाएगा। उसे जल्द ही एहसास हो गया कि उसे बचाना नामुमकिन है। उसके चेचक के निशानों से भरा चेहरा आंसुओं से लथपथ था और मृत्यु का भय, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसे लगने लगा कि जहरीली हवा ही उसकी जान ले लेगी। ऐसा नहीं हुआ। उसने सावधानी से अपनी आंखें खोली, अपने चेहरे और शरीर का निरीक्षण किया, लेकिन उसे कोई संकेत नहीं मिला। जहर। उसने गहरी सांस ली, कुछ सेकंड इंतजार किया और कुछ नहीं हुआ। आहा, मैं जिंदा हूं, मैं बच गया। उनकी जोरदार जयकार ने वहां खड़े अन्य लोगों को स्तब्ध कर दिया। दूर से देख रहा है। उन्हें लगा था कि बाहर की हवा में सांस लेते ही उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन वह बिल्कुल सुरक्षित रहा। हालांकि इससे पहले कि वे उसके लिए खुशी मना पाते, मकड़ी के रोएंदार पैर ने उसे भेद दिया। आदमी की छाती। उन्होंने उसकी आंखों में अविश्वास और प्रतिरोध देखा, इससे पहले कि वह दम घुटने से मर गया। खून बहने से उसकी मौत हो गई। उसके लिए राहत की बात थी, वरना मकड़ी के जहर से उसकी हड्डियां पिघलकर गलने लगती। इससे पहले कि वह उस पक्षी की तरह पूरा निगल लिया जाता। बाकी लोग इस प्रक्रिया को देखने का इंतजार नहीं कर पाए और हौंकते हुए तेजी से भाग गए। उनकी दौड़ने की गति के कारण हवा उनके गले में दर्दनाक रूप से जल रही थी। समय बीतता गया और उनकी गति धीमी होती चली गई। अंततः वे लड़खड़ाते हुए रुक गए। कुछ वह जमीन पर गिर पड़ा, उसके पैर कांप रहे थे और सीने में थकान से तेज जलन हो रही थी। पसीने से भीग जाने के कारण उनके सूट उनकी त्वचा से असहज रूप से चिपक गए और डेयरिंग वंस क्विकली रिमूव्ड देयर मास्क्स इनहेलिंग द फ्रेश अर्थी एयर। हे, मुझे लगता है, हे, हम इसे खो बैठे। भूरे बालों वाली एक महिला हौंकते हुए बुदबुदाई, जैसे ही उसने सांस लेने की कोशिश की। सभी लोग सामने आने वाले किसी भी जीवित प्राणी से सावधान रहें और समूह के करीब रहें। अब जबकि हम जानते हैं कि हवा जहरीली नहीं है, तो बस रहने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढना बाकी है। अब से हम यही रहेंगे। काले बालों वाले एक व्यक्ति ने कमान संभाली और सलाह दी। सब लोग। किसी ने भी उनके नेतृत्व को चुनौती नहीं दी, क्योंकि वह समूह में बाकी सभी से अधिक शक्तिशाली थे और इस साथी दुनिया में जीवित रहने के लिए उन्हें एक साथ रहना पड़ा। आखिरी कुछ मिनटों में उन्होंने उन्हें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। यह देखकर कि किसी और ने उसके अधिकार को चुनौती नहीं दी, उस व्यक्ति ने उन्हें आराम करने का आदेश दिया। फिर वे अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। कुछ लोग अपनी भूख और स्वाद को शांत करने के लिए सूखा भोजन और पानी लेकर आए। कुछ समय बाद, कुछ मिनटों के विश्राम के बाद, उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। हालांकि वे सतर्क थे, लेकिन उनके पास कोई गंतव्य को ध्यान में रखते हुए। जंगल में एक और क्षण में एक अन्य समूह को और भी बदतर चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें तीनों की टीम के सदस्यों की तुरंत मौत हो गई और पीछे केवल 2 लोग और उनके जानवर ही बचे। ईवा और उसके समूह के बारे में भी यही कहा जा सकता है, वे एक खतरनाक स्थिति में थे। कालकोटरी ने उन्हें एक पथरीले पहाड़ी क्षेत्र में पहुंचा दिया है। काय से ढका हुआ आकाश में पहाड़ तैरते हुए प्रतीत हो रहे थे, जिनके नीचे छोटे पहाड़ और पगडंडियां थीं। विशाल चट्टानी चोटियों से घिरा हुआ। प्रत्येक का आकार बेसिन जैसा था, जिसमें पहाड़ों से एक साफ नीला झरना गिर रहा था। ऊपर से नीचे पर्वतीय घाटी में एक लुभावनी, रहस्यमय दृश्य का निर्माण होता है। यदि एक विशालकाय पंखों वाला बाघ फिलहाल आरोन को नहीं ले जा रहा था, आपने सही सुना, एक सफेद बाघ। पंख। ईवा को यह भी समझ नहीं आया कि लेखक ने सतह बनाते समय क्या सोचा था। यह किसी काल्पनिक दुनिया की चीज की तरह दिखता है। ईवा ने पीछे से चुपके से आ रहे एक अन्य बाघ के पंजों से खुद को बचाया। ईथन और जूलियन थे, वे बंधे हुए भी थे, लेकिन भले ही उनके हमले ऊपर उड़ रहे बाघों पर लगे हों, फिर भी जानवर वे अप्रभावित रहे। उनकी त्वचा इतनी सख्त थी कि उनके हमलों का उन पर कोई निशान नहीं पड़ा। हमें यहां से निकलना होगा, और भी आ रहे हैं। ऊपर से आरोन चिल्लाया। उच्च ऊंचाई से उसे एक अन्य विचित्र उड़ने वाले जानवर के घने समूह का स्पष्ट दर्शन हुआ। उसने अपने कौवे को बाघ की आंखें निकालने का आदेश दिया, जबकि उसने बाघ की स्थिति का फायदा उठाया। दर्द और गुस्से से कराहते हुए वह उसकी पकड़ से बचने की कोशिश कर रहा था। इस प्रक्रिया में उसका सूट फट गया, लेकिन वह स्थिति पर इतना ध्यान केंद्रित कर रहा था कि उसे कुछ पता ही नहीं चला। आरोन आसमान में स्वतंत्र रूप से गिर रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह जमीन पर उतर पाता, उसका कौवा झपट्टा मारकर उस पर टूट पड़ा और उसे पकड़ा। जूलियन ने उसकी बातें सुनी और नीचे मौजूद सभी को टेलीपोर्ट करना चाहा, तभी एक दबाव से भरी आवाज आई। उस गर्जना से पूरा पहाड़ हिल गया। ईवा और बाकी लोग घुटनों के बल गिर पड़े, उनके कानों और आंखों से खून बह रहा था। गर्जना की शक्ति। जमीन के हिंसक रूप से हिलने के साथ ही उनके सिर में एक तीखी गूंज गूंज उठी, मानो कोई भूकंप आने ही वाला है। उन्होंने बाघों को घबराकर भागते हुए देखा, मानो वे किसी चीज से भाग रहे हो, उनसे कहीं अधिक भयावह चीज। गर्जना और तेज होती गई और उन्हें लगा कि उनके कान के पर्दे फटने वाले हैं। जूलियन ने दांत पीसते हुए सबका हाथ पकड़ा और नीचे टेलीपोर्ट हो गया। उसे खांसी आ गई। धाड़ का विरोध करने के बलपूर्वक प्रयास से खून बह निकला।
उसे घबराहट और डर महसूस हुआ, एक ऐसी भावना जिसका अनुभव उसने काफी समय से नहीं किया था। उसकी सारी सहज प्रवृत्तियां, मैंने उस पर चिल्लाकर उसे वहां से तुरंत निकल जाने को कहा, लेकिन कोई उससे कहीं ज्यादा तेज था क्योंकि अगले ही पल उनके आसपास का वातावरण बदल गया। वो अपने गई पर एक लाल पट्टी हुई थी थे। वह एक सेकंड पहले ही खड़ा था। इसकी पतली जारी जैसी चमक रही थी जो चारों ओर से घिरी हुई थी। त्वचा पर गहरे झुर्रियां और खुरदरी त्वचा, इसलिए जो शीतली चमक जो चारों ओर से घिरी त्वचा पर गहरे झुर्रियां और खुरदरी त्वचा जिनके कोनों आंखों के कोने तक झुर्रियां खुदी हुई है। ध्यान, ईवा की आवाज डर से कांप रही थी, उसका शरीर अभी भी कांप रहा था। आतंक के दीर्घकालिक प्रभाव। ईथन का चेहरा पीला पड़ गया था, माथे पर पसीना था और पीठ पसीने से भीगी हुई थी। उसके सभी उस क्षण उसकी अंतरात्मा उसे भागने के लिए चीख-चीख कर कह रही थी, भय की एक प्रचंड लहर। यह अनुभव उसे अभिभूत कर गया, ऐसा कुछ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। हमें यहाँ बेहद सावधानी बरतने और अपनी ताकत को तेजी से बढ़ाने की जरूरत है। ईथन की आवाज थी स्थिर और तात्कालिकता की भावना से ओतप्रोत। हम घास पर बैठे सभी लोग धीमी आवाज में जवाब देते हुए भारी सांसें ले रहे थे। मैदान, तभी आरोन को एहसास हुआ कि उसका सूट कंधे से पूरी तरह फट गया था। उसकी गर्दन तक डूबा हुआ। हो सकता है मैंने बाहर की हवा अंदर ले ली हो। उनके अचानक बोले गए शब्दों ने सभी को चौंका दिया। उसकी ओर जैसे ही ईवा ने आंसू देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और यह सोचकर उसका दिल बैठ गया कि उसके भाई को जहर दिया गया हो सकता है। उसके दिमाग के सोचने से पहले ही उसके शरीर ने प्रतिक्रिया दे दी। उसने तुरंत एरोन को हरे रंग के कपड़े में लपेट दिया। ऊर्जा गुंबद। जैसे जैसे वह अपना पैर डालती रही, उसके चेहरे पर घबराहट के भाव स्पष्ट होते गए। उसमें शक्तियां समाहित हो जाती हैं। ईवा, शांत हो जाओ, मैं ठीक हूं। अगर हवा जहर होती तो मैं अब तक मर चुका होता, क्योंकि ये इसे सांस में लिए हुए काफी समय हो गया है और तुम्हारी शक्तियां जहर का इलाज नहीं कर सकती। एरोन ने धीरे से कहा, जैसे उसने अपना शरीर फैलाया, ये दिखाने की कोशिश करते हुए कि वह वास्तव में ठीक है। ईवा को अब भी संदेह था और वह उसे ठीक करने के लिए अपनी बादल वर्षा का उपयोग करने के लिए तैयार थी, भले ही उसे अभी तक इसे नियंत्रित करना नहीं आता था। मैं बिल्कुल ठीक हूं। आरोन ने अपनी बात कई बार दोहराई, जिसके बाद आखिरकार ईवा ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। शक्तियां। ईथन और जूलियन ने राहत की सांस ली, इस बात से शुक्रगुजार थे कि कुछ भी नहीं हुआ था। आरोन, उसके व्यवहार से साफ पता चलता था कि वह अपने भाई की कितनी परवाह करती थी। अगर आपको जरा सी भी प्रतिक्रिया महसूस हो, कुछ भी, चाहे वह सिर्फ मांसपेशियों में हल्की सी हलचल ही क्यों न हो, तो मुझे जरूर बताएं। तुरंत ईवा ने धीमी आवाज में कहा, उसके चेहरे पर एक दुर्लभ गंभीरता झलक रही थी। ठीक है, मेरी बहन मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है टिल्ड। आरोन ने शेखी बघाते हुए एथन और जूलियन को घमंडी नजर से देखा। मुस्कान। वह उसके प्रति उसकी चिंता और देखभाल से प्रसन्न था, उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया उनके दिमाग में। अब मुख्य मुद्दे पर लौटते हैं। क्या हमें आज यही रुकना चाहिए या बाहर जाना चाहिए? जूलियन ने जोर से पूछा और सभी उन्हें तुरंत ही पहले महसूस हुआ तीव्र भय याद आ गया और वे सभी भौहें चढ़ा बैठे। हमें आज यही रुकना चाहिए, हमें नहीं पता कि बाहर कोई चीज हमारा इंतजार कर रही है या नहीं। बिल्कुल नहीं, उस भयानक एहसास के बाद मैं आज बाहर जा रहा हूं। ईवा ने अपना सिर जोर से हिलाया, वह किसी शिकारी के जबड़ों में शिकार की तरह मरने वाला नहीं था। ठीक है, यह तय हो गया है, हम आज यही रुकेंगे। हमें आराम करने और कल के लिए ऊर्जा जुटाने की जरूरत है। ईथन ने मुंह बनाते हुए अपने पसीने से भीगे बालों को पीछे की ओर खींचा। उन्हें बदले में उनकी सहमति मिली और उन्होंने सोचा कि क्या वे सतह पर जीवित रह पाएंगे। उसके मन में संदेह, भय और अनिश्चितता की भावना घर कर गई। उसने अपनी मुट्ठी और भी कसकर भींच ली और उसने अपनी भावनाओं को दबा लिया, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसने अपनी भावनाओं को प्रकट किया तो इससे सभी खतरे में पड़ जाएंगे। उसके निर्णय पर असर पड़ेगा। वुल्फी ने अपने मालिक की उथल-पुथल भरी भावनाओं को भांप लिया, उसे धीरे से धक्का दिया और एक हल्की सी आह भरी, मानो उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रही हो। वह जोर-जोर से रोने लगी। ईथन ने नीचे देखा और वुल्फी के शरीर पर चोट के निशान देखे, पंख वाले बाघों के साथ लड़ाई से प्राप्त शव। उसने वुल्फी के फर पर हाथ फेरा और चुपचाप एक पेशकश की धन्यवाद। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय की चमक दिखाई दी, अगर उन्हें आगे बढ़ना था तो उसे और मजबूत बनना ही था, यहां जीवित रहने और ओएसिस सिटी के लिए एक मजबूत गढ़ बनाने के लिए। जैसे ही ईवा अस्थायी तंबू के पास पहुंची, उसके पेट में एक हल्का दर्द फैल गया। यह महसूस किया वह फूला हुआ और कड़ा था, जिससे उसके चेहरे पर शिकन आ गई और उसने उसे धीरे से सहलाया। शायद मैंने ज्यादा खा लिया, उसने कहा। उसने मन ही मन सोचा। वह तंबू में दाखिल हुई और सीधे बीच में बने बिस्तर की ओर बढ़ी। अचानक उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, थका हुआ। उसे लगा कि उसने खुद को बहुत थका दिया है और उसे तरोताजा होने के लिए आराम करने की जरूरत है। ऊर्जा। उसे अपने चारों ओर खुदाई और निर्माण की आवाजें सुनाई दे रही थीं, लेकिन वे आवाजें उसे कुछ नहीं बता रही थीं। उसे परेशान करो। दरअसल उनका उल्टा असर हुआ, उनसे उसे नींद आने लगी। सेलेना पेड़ों के बीच से दौड़ती हुई निकली, परिश्रम से उसका चेहरा लाल हो गया था और उसकी छाती जकड़ रही थी, बिना एक पल भी आराम किए दौड़ने से होने वाले दर्द के साथ। उसकी आंखों में एक स्थायी भय छाया रहता था, क्योंकि खून से लथपथ अंगों और उसके दिमाग में हड्डियों की आवाज बार-बार एक टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह गूंज रही थी, जो उसे लगातार इस बात की याद दिला रही थी कि क्या हुआ था। यह घटना कुछ मिनट पहले ही घटित हुई। तारांकन पहले। सेलेना ने अपने आसपास के माहौल से तालमेल बिठाने की कोशिश करते हुए पलकें झपकाईं और विस्मय से उसके मुंह से एक आह निकल गई। जब उसने गुलाबी पंखुड़ियों से ढके एक खुले मैदान को फूलों की तरह देखा तो उसके होंठ चटकने लगे। सुंदर। उसके बगल में बैठी एक महिला हौंकने लगी। सभी लोग साफ नीले आसमान को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। ठंडी हवा उन्हें छू रही थी और सूरज ऊपर चमक रहा था। वे जो कुछ भी देख रहे थे उससे चकित थे। यह उस अंधेरे, ठंडे वातावरण से कितना अलग था, या फिर उनके भूमिगत शहरों की कृत्रिम सूर्यप्रकाश। सभी को सतर्क रहना चाहिए, जोई चिल्लाए। किसी कारणवश आसपास के फूल उनसे उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। कालकोठरी में सेवा करते करते उसकी सहज प्रवृत्ति ने उसे आगाह किया, उस क्षेत्र को छोड़ देना। इतना अधिक सतर्क मत रहो, इस खूबसूरत नजारे का आनंद लेना सीखो, ऐसा कुछ जो हमने नेवर सीन बिफोर इन आवर लाइव्स। एक आदमी ने जोई की सावधानी पर हंसते हुए उसे सलाह दी कि इस दृश्य का आनंद लेने के लिए उसने ये साबित करने के लिए कि यह हानिरहित है, पंखुड़ियों को छूकर भी देखा।
जोई के दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगी, जबकि टीम के अन्य सदस्य उत्सुकता से देख रहे थे। फिर भी उनके चेहरे पर सहज भाव थे और वे पास की पंखुड़ियों को छूने के लिए नीचे झुके। देखो, कुछ नहीं हुआ। उनके चारों ओर की पंखुड़ियां अचानक हवा में तैरने लगी। ये देखकर वह आदमी जम गया। वे मानो हवा के झोंके से आसमान में उड़ गए हों। सभी के चेहरे पर थोड़ी सतर्कता झलकने लगी, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा पंखुड़ियां बेतरतीब ढंग से घूम रही थीं, वे आराम से बैठकर इस दृश्य का आनंद ले रहे थे। सब लोग भागो। जोई अपने चीते जैसे जानवरों पर कूद पड़ी, उसकी सहज प्रवृत्ति और भी जोर से चीख उठी। उसके दिमाग में हलचल मच गई, उसकी छाती में दिल की धड़कन तेज हो गई और उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगी। उसकी त्वचा। जोई की तीव्र भावनाओं ने सेलेना को चौंका दिया और वह फूलों की पंखुड़ियों से दूर हट गई। वह अपने डर के लिए खुद को डांटने ही वाली थी, लेकिन आगे जो हुआ उसने उसे पूरी तरह से चौंका दिया। वह सदमे से व्याकुल थी, उसके घुटने कांप रहे थे और उसका दिमाग सुन्न हो गया था। गुलाबी पंखुड़ियां चारों ओर घूमती हुई अचानक उनकी ओर तेजी से बढ़ी। पंखुड़ियों ने घेर लिया वह व्यक्ति जिसने उन्हें पहले छुआ था। आह, मुझे बचाओ! उस आदमी की दिल दहला देने वाली चीख ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। वे आंखें फाड़कर देखते रहे जब पंखुड़ी पर खून जमा हो गया और उसे चमकीला लाल रंग दे दिया। उस आदमी की आवाज धीरे धीरे धुंधला होता गया और अंत में गायब हो गया। कुछ लोगों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और अपने जानवरों के साथ भागने लगे। वे नहीं चाहते थे जानिए आगे क्या हुआ। अब उनका विचार था कि वे यहां से बहुत दूर चले जाएं, इससे पहले कि इसके बाद पंखुड़ियों ने उन्हें निशाना बनाया। जब पंखुड़ियों ने उस आदमी को छोड़ा तो केवल उसकी हड्डियां ही बची थीं, जो जमीन पर जोर से गिरी। खुले मैदान में तेज आवाज गूंज उठी, जिसके बाद चीखें और उल्टी करने की आवाजें सुनाई दी। सेलेना के शरीर में एड्रेनालाइन का प्रवाह बढ़ गया और वह पहले कभी न देखी गई रफ्तार से दौड़ी। कगार पर मृत्यु के समय वह अपनी तथाकथित छवि को भूल गई, वह बस जीवित रहना चाहती थी। जोई उनका नेतृत्व कर रही थी, उसके सबसे अच्छे पंजे जमीन पर गड़गड़ा रहे थे, धूल उड़ा रहे थे और जंगल की ओर बढ़ते हुए उन्होंने हवा में रेत उड़ा दी। पंखुड़ियां लगातार उनका पीछा करती रहीं और उनमें फंसे लोगों की दर्द भरी चीखें सुनाई देती रहीं। उस अफरा तफरी ने उनके कानों में ढोल की तरह आवाज गूंजी। उसने अपनी आंखों के कोने से कुछ देखा। कमल की पंखुड़ियां एक आदमी की बांह को ऐसे ढक लेती हैं जैसे कमल फसलों के खेत को नष्ट कर रहा हो, और जो बचा था वह था हड्डियां। पंखुड़ियों का एक और समूह उस आदमी की कमर के चारों ओर लिपट गया, खून का फव्वारा निकला और उस आदमी को महसूस हुआ कि छोटे छोटे दांतों द्वारा उसके आंतरिक अंगों को खाए जाने का असहनीय दर्द। तारांकन। अब सेलेना एक पेड़ से टकरा गई। उसे अपने पैरों में कोई संवेदना महसूस नहीं हो रही थी और उसे ये भी नहीं पता था कि वह कितनी दूर आ चुकी है। वे भागने लगे, लेकिन जंगल में प्रवेश करते ही पंखुड़ियों ने उनका पीछा करना बंद कर दिया और वे रुकने से बहुत डर रहे थे। हाँ, मैं बच गया। एक महिला हंस रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। 20 लोगों के एक समूह ने एक ही बार में 8 लोगों और जानवरों को खो दिया। एक दुबला पतला आदमी, जिसकी निगाहें डरावनी थीं और आंखें ऊपर उठी हुई थीं, जोई की ओर दौड़ा और चिल्लाया, क्यों? Didn't you tell us something was wrong? Why? आपको जाहिर तौर पर पता था कि कुछ गड़बड़ है। गलत। जोई ने उस आदमी के धक्का देने के प्रयास से खुद को बचाया और हैरान दिखी, उसके चेहरे पर कई भाव थे। उसके शब्दों पर सदमे और अविश्वास का भाव। तुम्हारी वजह से मेरा दोस्त मर गया। उस व्यक्ति ने जानबूझकर उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। वह अपने दोस्त की मौत के गम से व्याकुल था और उसे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उसे सहारा दे सके। दूसरों पर दोष मरकर अच्छा महसूस करना। थप्पड़। जोई के अचानक थप्पड़ से वह जमीन पर गिर पड़ा, उसका दिमाग चकरा रहा था और उसके कान बज रहे थे उसके प्रहार की शक्ति से। क्या अब तुम होश में हो? मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि तुम जीते हो या मरते हो, मैं तुम्हारा कोई अपना नहीं हूं। नैनी, आपको मेरी पहले दी गई चेतावनियों के लिए आभारी होना चाहिए, न कि अपनी गलतियों, मूर्खता और सावधानी की कमी। इतने कम संसाधनों के साथ तुमने कालकोटरी के हमलों में कैसे जीवित बचे? खतरे के प्रति जागरूकता। जोई की गरजती हुई आवाज सबके दिमाग में गूंज उठी और उन्होंने आत्मदोष और शर्मिंदगी से उसकी बातों पर नीचे की ओर देखा। जोई ने गहरी सांस ली, उसके शब्दों और उनकी मदद न करने से वह इतनी क्रोधित थी मानो वे मन ही मन उसे दोषी ठहरा रहे थे। केवल वही व्यक्ति अपने आरोप लगाने में साहसी और स्पष्टवादी था, उनकी तरह इसे अपने मन में रखने के बजाय। उसे धन्यवाद की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वह उनसे किसी भी तरह की बकवास बर्दाश्त नहीं करेगी। अगली बार वह अपने काम से काम रखेगी और खुद को बचा लेगी, क्योंकि वे इसकी सराहना नहीं करते। उस समय आपकी मदद के लिए धन्यवाद। सेलेना की आवाज कृतज्ञता से भरी हुई थी, लेकिन जोई की ओर देखते ही उसकी आंखों में एक चालाकी भरी चमक दिखाई दी। हम। जोई ने रूखेपन से गुनगुनाया और बैठने के लिए एक एकांत जगह पर चली गई। सेलेना के अचानक किए गए इस कृत्य के कारण कृतज्ञता ने उसे मूर्ख नहीं बनाया। अगर वह सचमुच कृतज्ञ होती तो वह इसके लिए आवाज उठाती। जब उस व्यक्ति ने अपने शब्दों से उस पर हमला किया तो उसने उसे जवाब दिया। जोई के बेजान जवाब पर सेलेना की मुस्कान फीकी पड़ गई। उसने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली ताकि वह अपनी भावनाओं को छिपा सके। निराशा। उसे अभी भी जोई की यहाँ जीवित रहने की जरूरत थी, क्योंकि केवल वही इस बात को समझ पाई थी। उन पंखुड़ियों में क्या खराबी है? मुझे उसके करीब जाना होगा। इन विचारों के साथ उसकी भावनाएं शांत हो गई और उसने अपनी आंखों में दृढ़ निश्चय की चमक के साथ जोई की ओर देखा। वह दृश्य जिसमें सेलेना ने जोई और अन्य लोगों को उनकी चोटों से उबरने में सक्रिय रूप से मदद की। खतरे से बचने के लिए उन्होंने जंगल में शरण ली। समय बीतने के साथ जोई का दिल नर्म पड़ने लगता है, लेकिन भीतर ही भीतर उसे थोड़ा सा शक भी रहता है। और सेलेना के मददगार कार्यों के प्रति सावधानी, और यही सावधानी अंततः उसे बचा लेती है। भविष्य। ईवा बहुत दुखी महसूस कर रही थी। उसके पेट में तेज दर्द हुआ जैसे कोई उसे जकड़ रहा हो। उसके अंदर एक गीला कपड़ा निचोड़ रही थी। कुछ मिनट पहले दर्द के झटके से उसकी नींद खुल गई थी और अब हर छोटी सी हरकत से उसके पेट में झंझनाहट होने लगी थी। वह स्थिर लेटी रही, पसीना टपक रहा था। उसके चेहरे पर एक धीमी सियाह झलक रही थी। क्या मेरी मृत्यु होने वाली है? मुझे मजा नहीं आया। मेरी पैंट गीली क्यों है? ईवा ने सोचा। नीचे देखने पर वह अचानक रुक गई, क्योंकि उसने पाया कि औपचारिक सफेद कवर पर दाग लगे हुए थे। लाल। ईवा का दिमाग एक पल के लिए सुन्न हो गया, फिर वह मन ही मन चीखी, उसकी आंखें भर आई इच्छा से। अरे ऐसा क्यों? मुझे मासिक धर्म क्यों होता है?
दर्द सामान्य से कहीं अधिक क्यों है? उपन्यासों में नायिका के मासिक धर्म के बारे में क्या वर्णन किया गया था? मुझे बहुत थका हुआ महसूस हो रहा है। सुस्ती और पेट में हल्के दर्द का ये हिस्सा क्या था? ओह, मैं फिर से ज़ोंबी बनना चाहता हूँ। ये बहुत दर्दनाक है। ईवा ने धीमी आवाज में कहा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दर्द और खून की एक लहर उसकी जांघों से नीचे बहने लगी। उसकी पीली त्वचा और भी पीली पड़ गई थी, मानो वह किसी भूत के पेट को पकड़े हुए हो और अपनी आंखें बंद कर रही हो। दर्द कम करने के लिए आंखों को छूना। कुछ मिनट बीत गए और वह धीरे-धीरे बिस्तर से नीचे उतरी। उसकी सांसें छोटी-छोटी आ रही थीं। उसकी छोटी सी हरकत से उसकी पैंट उतर गई। उसने कुछ ऊर्जा को अपने भीतर केंद्रित करने की कोशिश की ताकि उसे आराम मिल सके। दर्द तो हुआ, लेकिन इससे उसका खून तेजी से बहने लगा, मानो नल से पानी बह रहा हो, और उसने तुरंत अपना खून रोक लिया। कार्यो फॉक्सी, मुझे नदी तक ले चलो, ईवा ने कमजोर आवाज में पुकारा, जमीन पर घुटने टेकते हुए। उसका चेहरा दर्द भरी निगाहों से देखते हुए, वह बिस्तर से सटकर अपने पेट को पकड़े हुए थी। पसीने से तर चेहरा। तंबू में प्रवेश करते ही फॉक्सी की नाक फड़क उठी। ईवा का पीला चेहरा और खून देखकर वह घबरा गया। दागदार बिस्तर देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह अपने मालिक के पति को ढूंढने के लिए दौड़ पड़ी। ईवा बेहद मुश्किल हालात में थी। रुको, ईवा ने कमजोर आवाज में चिल्लाते हुए कहा। जब उसका पालतू जानवर कमरे से बाहर भाग निकला तो उसे एक बुरा एहसास हुआ। उसके मन में एक शर्मनाक ख्याल कौंधा और उसने झट से अपना सिर हिला दिया। इनकार। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कि वह मेरे लिए कुछ लाने गया हो। हाँ, यही होना चाहिए। ईवा ने खुद को दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन उसके तंबू की ओर आते हुए तेज कदमों की आहट ने उसे बता दिया। अन्यथा, उसके अंदर के उस दरिंदे ने उसके पति को उसके सबसे शर्मनाक क्षण में बुला लिया था। वह कसम खाती है कि वह इसे रात के खाने में नहीं पकाएगी। ईवा कराह उठी और अपना सिर बिस्तर में और गहराई तक दबा लिया, मानो चाहती हो कि जमीन उसे निगल ले। या तो उसके लिए या समय को पीछे मोड़ने की क्षमता के लिए। उसे महसूस हुआ कि उसके पैर जमीन से ऊपर उठ गए हैं और उसने जल्दी से अपना लाल चेहरा एथन के मुखपृष्ठ में छिपा लिया। वह इतनी शर्मिंदा थी कि एथन की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी और उसने मरने का नाटक करने की योजना बनाई थी। अरे, कोई मेरी याददाश्त मिटा दे अंडस्को। क्या आप ठीक हो? क्या आप अपने विटामिन कैप्सूल नहीं ले रहे हैं? ईथन ने पूछा, उसकी आवाज में चिंता से भरे हुए। उसने उसे एक काली जैकेट से ढक दिया और नदी की ओर चल पड़ा। उसने महसूस किया कि उसके सवाल पर वह अकड़ गई और उसके होठों पर नापसंदगी भरी शिकन आ गई। अगर आप नियमित रूप से कैप्सूल ले रहे होते तो आपको अब इतना दर्द नहीं होता। द कैप्सूल आपके शरीर को नियमित रखने में मदद करते हैं और पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए अतिरिक्त पोषक तत्व प्रदान करते हैं। सूर्य के प्रकाश और अन्य खाद्य पदार्थों से। ईथन ने उसे सख्ती से फटकारा। गुस्से में आकर उसने अपने शरीर की परवाह नहीं की। अगर ये लंबे समय तक चलने वाला मामला होता तो वह इसे सहन कर लेती। विकृतियां या अन्य दीर्घकालिक बीमारियां। ईवा को महसूस हुआ कि एथन गुस्से में है, लेकिन उसे लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। उसे यह एहसास नहीं था कि उसे ऐसा करने की जरूरत है। उसने अपनी स्पेस रिंग के कोने में जो छोटी-छोटी कैप्सूलें फेंकी थी, उन्हें ले लो। वह इस शरीर की केवल एक दिन की स्मृति के साथ पुनर्जन्म हुआ। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ईवा केवल कमजोर आवाज में चिल्ला सकी, क्योंकि वह जानती थी कि वह एथन को ऐसा करने नहीं दे सकती। उसे पता था कि उसे कैप्सूल के बारे में इतनी बुनियादी जानकारी भी नहीं है, वरना वह मुसीबत में पड़ सकता था। उस पर शक करना या यहाँ तक कि यह सोचना कि उसे मानसिक समस्याएं हैं। सांस, इसे थोड़ी देर के लिए सहन कर ले। मैं शेफ से कहूंगा कि वह आपके पेट को गर्म करने के लिए कुछ सूप बना दे। ईथन की आवाज नरम पड़ गई। उसे लगा कि वह उसके प्रति बहुत कठोर हो गया होगा, लेकिन मन ही मन उसने ये सोचा। उन्होंने इस क्षण से उसके कैप्सूल सेवन की निगरानी करने की योजना बनाई। हम। ईवा नाक से निकलने वाली धीमी आवाज में गुनगुना रही थी। वह इतनी कमजोर थी कि बोल नहीं पा रही थी। ईथन ने हाथ हिलाया। पेड़ों के बीच से गुजरते हुए हम जंगल में और गहराई तक जा रहे थे। पत्तों की सरसराहट की आवाज और ठंडी हवा लगभग ईवा को नींद आ ही गई थी, लेकिन पेट में हो रहे तेज दर्द ने उसे नींद से जगा दिया। जागना। अंततः वे जंगल के भीतर एक और एकांत तालाब पर पहुंचे और भूली हुई भावनाश्रम की भावना उस पर ज्वालामुखी फटने की तरह हावी हो गई। तुम मुझे उस चट्टान के पास छोड़कर जा सकते हो। आपको मुझे देखने की जरूरत नहीं है। करीब से, ईवा हकलाते हुए बोली। उसका चेहरा कानों तक लाल हो गया और उसकी आंखें इधर-उधर घूमने लगी। उसके अलावा हर जगह। नहीं, मैं यहीं रुकूंगा। अगर आप डूब गए तो क्या होगा? ईथन ने गंभीरता से कहा। स्पष्ट रूप से वह अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं था। ईवा ने हताशा में लगभग अपने बाल नोच लिए। उसे अपनी इज्जत बचानी चाहिए, वो तो पहले ही काफी शर्मिंदा। मुड़ो, वरना मैं पानी में ही फंसा रह जाऊंगा और बाहर नहीं निकल पाऊंगा। आप नहीं चाहते कि मुझे कोई बीमारी हो जाए। ठंड है ना? ईवा ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा। उसे राहत मिली जब एथन वापस मुड़ गया, लेकिन उसकी उपस्थिति अभी भी महसूस हो रही थी। जले हुए अवशेषों से ढका हुआ था। एक भयंकर युद्ध का। पर्वतीय घाटी में उथल-पुथल मच गई। कुछ क्षेत्र नष्ट हो गए, जिससे पानी का बहाव बाधित हो गया। आंसुओं की तरह बहते हैं। हर जगह खून और विनाश की दुर्गंध फैली हुई थी। बर्फ के टुकड़े, खंजर और पंजों के निशान। खून से सने हुए टुकड़े पहाड़ की दीवार में गाड़ दिए गए थे। तलवार के वारों ने पहाड़ की दीवारों पर गहरे घाव कर दिए, लेकिन सबसे दिल दहला देने वाला दृश्य। सभी की निगाहों के सामने ईवा और एथन खून से लथपथ थे। एक की मौत हो चुकी थी, दूसरा कुछ ही इंच दूर पड़ा था। यह ईथन के कंधों से लेकर कमर तक एक गहरा घाव था, जिससे खून तेजी से बह रहा था। लगातार। उसकी आंखें बंद थीं, चेहरे पर दर्द और आतंक के भाव थे। उसका दिल धीमी गति से धड़क रहा था, जिससे संकेत मिलता है कि वो मृत्यु के करीब था और उसे बचाना असंभव था। दूसरी ओर ईवा की छाती में एक गहरा घाव था। उसकी आंखें बेजान सी लग रही थी और वह अपनी चेतना खो रही थी। उनकी चमक बरकरार थी, लेकिन उसकी छाती में कोई हलचल नहीं थी। वह जमीन पर बेसुध पड़ी थी। उसके चेहरे पर दुख के भाव साफ झलक रहे थे। फॉक्सी का सिर धड़ से अलग कर दिया गया था और उसके खूबसूरत फर खून से सने हुए थे। हारून के 2 टुकड़े हो गए थे और उसका कौवा कुछ ही लोगों को छोड़कर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। जमीन पर खून से सने पंख पड़े हुए थे। जूलियन का शरीर पहाड़ की नुकीली चोटी में फंसा हुआ था और खून उसके शरीर से नीचे बह रहा था। उसका चेहरा आंसुओं से भीग गया था।
उसने इस सब के लिए जिम्मेदार राक्षस को घूर कर देखा। उसकी रगों में घृणा उबल रही थी, मानो वह उसे अपने निशानों में उतार रही हो। उसका चेहरा उसकी आत्मा की गहराई में उतर गया। उसने कसम खाई कि वह उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा और उसे खून बहते हुए मौत के घाट उतार देगा। एक कड़वी संतुष्टि के साथ बार बार उस पीड़ा को फिर से जीना। वह विशालकाय जानवर स्टेरॉइड पर सवार गोरिल्ला जैसा दिखता था, जिसके नुकीले दांत थे। हाथी हारून के कौवे को अपने दांतों के नीचे कुचल रहा था। उसकी आंखों में असंतुष्टि की एक झलक दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें, उसे किसी की तीखी निगाह का आभास हुआ और वह मुड़ गया। उसने देखा कि एक छोटा सा इंसान उसके सहारे टिका हुआ है। पर्वत, जिसकी विशाल गर्दन धनुषाकार थी और जबड़े चौड़े खुले हुए थे। जूलियन की निगाहें राक्षस के बढ़ते हुए मुंह पर टिक गईं। सड़न और जंग की दुर्गंध लोहे की धारा उस पर छा गई। लेकिन इससे पहले कि वह राक्षस उसे निगल पाता, एक काला कोहरा उमड़ पड़ा। जूलियन और मैदान पर मौजूद सभी लोगों के आसपास। दुनिया घूमती और पीछे की ओर मुड़ती रही। टूटा हुआ पहाड़ खुद को फिर से बना रहा है। राक्षस अत्यंत धीमी गति से पीछे हट रहा है। रिवर्स घटनाक्रम के घटित होने के क्रम को याद करें। ईवा चादर पर लेटी हुई थी। उसका चेहरा पीला और बेजान था। वह इतनी ताकत जुटा ही नहीं पाएगी। लुभावनी सुगंध के बावजूद खाना खाएं। विटामिन लेने से पहले इसे पी लो। ईथन ने उसे सूप का कटोरा दिया। ऊपर मांस के टुकड़े तैर रहे थे, जबकि चमकदार तले हुए मांस के फैलाव को उठाया जा रहा था। मेज पर परोसा गया। ईवा प्यारी, अब तुम कैसा महसूस कर रही हो? 3 दिन लगभग बीत चुके हैं और हमें निकलना होगा। सभी लोगों को उस जगह से बेदखल किए जाने से पहले उस क्षेत्र का जायजा लो, जूलियन ने चिंता भरे स्वर में पूछा। उसके चेहरे पर भाव थे। उसे लग रहा था कि उसका मासिक धर्म गलत समय पर आ गया है। अगर ईवा के अंतरिक्ष ने उन्हें ठीक उसी स्थान पर पुनः प्रकट होने के लिए मजबूर नहीं किया जहां से वे प्रवेश किए थे, तो वह उसे अंदर ही आराम करने देना चाहिए था। लेकिन उनकी स्थिति बेहद खराब थी और कोई गारंटी बाहर का इलाका सुरक्षित था। छोटे समूह के साथ भाग निकलने की उनकी संभावना बड़े समूह की तुलना में कहीं अधिक थी। सैकड़ों लोगों को साथ घसीटते हुए। मैं संभाल लूंगी, ईवा ने सूप का एक घूंट लेते हुए धीरे से जवाब दिया। उसे गर्मी महसूस हुई। फैलकर उसके पेट तक पहुंच गया, जिससे उसे तुरंत गर्मी महसूस हुई। संतोष भरी आह भरते हुए उसने लिया एक और घूंट लिया और नरम मांस को चबाया। जूलियन ने आश्वस्त करते हुए कहा, चिंता मत करो, जब हम इस इलाके से निकलेंगे तो मैं तुम्हें उठाकर ले जा सकता हूं। एक सुरक्षित जगह के लिए, ये कहकर उसने अपने खाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने चम्मच कांटे उठा लिए। हम खाना खाने के बाद निकलेंगे। एरोन कहाँ है? ईथन ने पूछा। अचानक उसे एहसास हुआ कि आरोन जब उसने उसकी आवाज को योजना से सहमत होते हुए नहीं सुना तो वह अनुपस्थित महसूस करने लगा। ईवा ने जंगल की ओर इशारा किया, जहां हारून प्रकट हुआ। उसके बाल हाल ही में नहाने के कारण गीले थे। जूलियन ने ईथन की बात दोहराई और तुरंत सहमत हो गया, क्योंकि उनका मुख्य लक्ष्य वहां से निकलना था। उस इलाके से निकल जाएं और झगड़े से बचें। उन्हें उनकी योजना में कोई समस्या या खतरा नजर नहीं आया। ईवा ने थोड़ा खिसककर एरोन के बैठने और उनके साथ शामिल होने के लिए जगह बना दी। एक सुखद शांति छा गई समूह के ऊपर। उन्होंने धीरे धीरे खाया ताकि उनकी ताकत वापस आ जाए। आधा पेट भरा हुआ, लेकिन इतना भी नहीं कि वे पूरी तरह से खा न लें। इतना अधिक कि पेट भरा होने के कारण उन्हें नींद आने लगती थी। इन्हें अपने स्थान से बाहर ले गई और वे परिचित परिवेश से करने तोड़ो जलाया। ईथन ईवा को पीठ पर खतरे को भांपते उसकी ओर से मुड़ गया, लेकिन हमले की पूरी ताकत से बचने के लिए पर्याप्त तेज नहीं। बिजली के झटके से ईथन पहाड़ की दीवार से जा टकराया, लेकिन उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी। ईवा को रिहा करना। एक भयानक दरार ने कभी शांत रहने वाले वातावरण को चीर दिया। ईवा की आंखें भय से चौड़ी हो गईं और वह गिरते हुए ईथन के शरीर की ओर दौड़ी। फॉक्सी, वह चिल्लाए। तुरंत ही फॉक्सी ने सीढ़ियों के आकार के ऊर्जा ब्लेड बनाए, जिससे ईवा ने ईथन की ओर दौड़ते हुए रास्ता बनाया और उसे गिरने से पहले ही पीछे खींच लिया। नीचे की गहराइयों में उसने तुरंत अपने हरे गुंबद से उसे घेर लिया और उसके घावों को ठीक कर दिया। रंग वापस आ गया। उसका पीला पड़ा चेहरा और चेतना के धुंधले संकेत दिखाई दे रहे थे। वह बेहोश हो गया था। हमले से ईवा, सावधान रहो। जूलियन ने डर से चीखते हुए, उसके चेहरे पर भय साफ झलक रहा था, और उसने टेलीपोर्ट करके उसके पास पहुंचने की कोशिश की। आरोन पहले ही हवा में था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह अपने कौवे को और तेज उड़ने के लिए उकसा रहा था। जूलियन सबसे पहले उसके पास पहुंचा और अपनी तलवार घुमाकर भूरे तेज धार वाले पंजे को रोक दिया। ईवा की छाती पर निशाना साधा गया। उस झटके से उसकी बांह तुरंत सुन्न हो गई और उनके आश्चर्य के लिए केवलुस राक्षस की छोटी उंगली, जिसने इतनी विनाशकारी शक्ति को जन्म दिया था। मौत के इतने करीब होने के कारण ईवा को पसीना आने लगा। वह धन्यवाद देने ही वाली थी। जूलियन की नजर आसमान में एक विशाल पतली सी आंख पर पड़ी और वह डर के मारे पीछे हट गई। हमें यहां से टेलीपोर्ट कर दो, हम इससे लड़ नहीं सकते। ईवा की आवाज डर से कांप रही थी। ये फैसलावा क्षण जब उसकी नजरें उस राक्षस की शिकारी निगाहों से मिली, उसी क्षण की कहानी तैयार हुई। जूलियन ने उसकी निगाहों का पीछा किया। तलवार पर उसका हाथ कांप रहा था और उसका दिल एक गहरे सदमे में डूब गया था। बर्फीला तहखाना। उसे ईवा के अपनी बात दोहराने की जरूरत नहीं थी। वह उन्हें टेलीपोर्ट करके दूर भेजने के लिए तैयार था। जब उस राक्षस ने धरती को हिला देने वाली दहाड़ लगाई, झटके की लहर ने सब कुछ चीर दिया। हवा ने उन्हें बिखेर दिया और उसकी योजना को चकनाचूर कर दिया। उसकी गर्जना के बाद धरती कांप उठी। ईथन की आंखें झट से खुल गईं, अराजकता को आत्मसात करते हुए। उसके होंठ एक पतली रेखा में दब गए थे। उसके चेहरे से पसीना बह रहा था। उसने अपनी निर्भीक प्रवृत्ति से लड़ते हुए उसे भागने के लिए चिल्लाया। उसने झरने पर रेखाचित्र बनाए, बर्फ के विशालकाय खंजरों को आकार दिया, यहां तक कि आकाश बर्फ से भर गया। जमे हुए कांटे। एक झटके में ईथन ने उन सभी को एक साथ छोड़ दिया। जैसे ही गोलियों की बौछार राक्षस के शरीर में धंसी, एक तीखी सीटी की आवाज हवा में गूंज उठी। उसी मैनुसी समय वुल्फी ने अपने पंजों को हवा में लहराया, जिससे नुकीले दांतों के आकार की बर्फ उड़कर चीरने लगी। जानवर। इसके बाद आरोन ने हमला किया। उसने राक्षस की परछाई को नियंत्रित किया, उसकी परछाई को भगा दिया, छोटी उंगली सीधे उसकी छाती पर। जूलियन ने उसका पीछा किया, अपनी तलवार से पहाड़ की दीवार पर वार करते हुए चट्टान के टुकड़े उछाले, जैसे किसी राक्षस पर गोलियों की बौछार हो रही हो। जब ईवा और फॉक्सी राक्षस से जीवंत ऊर्जा को अवशोषित कर रहे थे, तभी एक हरी धुंध तैरने लगी। फ्रॉम द मॉन्स्टर इनटू देम।
सभी ने मिलकर राक्षस पर हमला करने का मौन समझौता कर लिया था, लेकिन उनके लिए यह एक भयानक क्षण था जब सभी उन्होंने बस उस राक्षस की सख्त त्वचा पर एक खरोंच छोड़ी, उससे खून भी नहीं निकला। फिर उस राक्षस ने अपना विनाशकारी हमला शुरू कर दिया। सबसे पहले इसने अपने पंजे से वार किया ईथन इसके सबसे नजदीक। ईथन ने अपने भेड़िए की मदद से खुद को तुरंत सबसे कठोर बर्फ में ढक लिया, लेकिन वहां कोई रास्ता नहीं था। वार की ताकत को रोकते हुए ईथन के चारों ओर की बर्फ रेशों में टूट गई। फिर ईथन के कंधे को चीरते हुए उसकी कमर तक नीचे जाओ भूकंप के झटकों ने उसे चीर दिया। पीछे की ओर पहाड़ दो भागों में बंटा हुआ है। वुल्फी दर्द से कराह उठा क्योंकि उसकी पीठ जमीन से टकरा गई थी। दीवार से टकराने के कारण उसकी खोपड़ी पल भर में चकनाचूर हो गई। अध्याय 127 मुझे उम्मीद है जूलियन ठीक होगा। ईथन। ईवा चीखी, उसने राक्षस की ऊर्जा का उपभोग करना बंद कर दिया और तेजी से भाग गई। ईथन उसे ठीक करेगा। जूलियन टेलीपोर्ट करके उनके पास पहुंचा जबकि आरुन उनका ध्यान भटकाने के लिए हवा में उड़ गया। राक्षस। जूलियन ने ईवा की कमर पकड़ी और पलक झपकते ही खून से लथपथ एथन के सामने टेलीपोर्ट हो गया। ईवा ने अपनी सारी ऊर्जा एथन पर केंद्रित कर दी। उसके पीले चेहरे को देखकर उसका हाथ बुरी तरह कांप रहा था। त्वचा और खून से लथपथ भयानक घाव मानो एक ही वार से उसका शरीर दो टुकड़ों में बन जाएगा। कृपया ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ। ईवा ने मन ही मन यह मंत्र दोहराया और उसमें हरी ऊर्जा प्रवाहित की। एथानस के चेहरे पर उसके आंसुओं की गर्माहट महसूस करते हुए उसके होंठ उसे सांत्वना देने के लिए खुले, लेकिन इसके बजाय शब्दों का गाढ़ा काला खून बह निकला। वह सुन्न महसूस कर रहा था और उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी उसके हाथों से फिसल रही है। उसने उसे आखिरी बार थामने की कोशिश की। समय तो बीत रहा था लेकिन वह अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा था। अचानक उसने देखा कि एक चट्टान सीधे ईवा की ओर आ रही है और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। भागो, खांसो, एथन ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया। उसकी आवाज सुनाई दी एक फुसफुसाहट की तरह जो चट्टानों की गड़गड़ाहट और झरने के तेज बहाव में घुल मिल जाती है। जूलियन ने अपना हाथ हवा में घुमाया और एक बड़ी धुंधली काली घड़ी दिखाई दी। उसने उसे हिलाया। लंबी सुई और छोटी सुई एक साथ आने से सब कुछ रुक गया। उन पर फेंके गए पत्थर हवा में ही जम गए, मानो किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। यहां तक कि राक्षस जम गया, लेकिन उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं, जिससे पता चलता है कि वह समय से पूरी तरह से स्थिर नहीं हुआ था। जूलियन ने जमी हुई ईवा को अपने कंधे पर उठाया, एथन को पकड़ा और एक चट्टानों के गिरने से मुक्त स्पष्ट क्षेत्र। इस तकनीक की एकमात्र कमी यह थी कि वह इसका इस्तेमाल करते समय वह टेलीपोर्ट नहीं कर सकता था, वरना वह सबको एक साथ खत्म कर देता। उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर रखकर उसने अपनी तलवार निकालने से पहले उन पर आखिरी नजर डाली। परिवर्तन। उसने अपने पशु को उसके विशाल रूप में बदलने का आदेश दिया। जूलियन के चारों ओर लिपटते हुए वह फुफकार रहा था, अपने मालिक के अगले आदेश की प्रतीक्षा कर रहा था। जूलियन ने झूला झूला। उसकी तलवार बेसबॉल बैट की तरह थी जिसने जमे हुए पत्थर को राक्षस की आंखों की ओर मोड़ दिया। गति बढ़ाओ, उसने आदेश दिया और कोबरा के सिर पर बना रेड घड़ी का निशान धड़कने लगा और वह तेजी से घूमने लगा, जिससे चट्टानें प्रभावित हुई और वह ध्वनि की गति से भी तेज गति से आगे बढ़ने लगा। राक्षस की विशाल आंख। खतरे को भांपते हुए राक्षस दहाड़ा और अपनी जमी हुई अवस्था से मुक्त हो गया। हालांकि कुछ हमले अपने निशाने पर लगे। एक हमला उसकी आंख में लगा और उसके दिमाग में तेज दर्द का कारण बना। गर्जन। एक छोटे से जीव द्वारा उसे नुकसान पहुंचाए जाने से राक्षस क्रोधित हो गया और उसने हाथ के इशारे से उसने जूलियन को पहाड़ की दीवार से धक्का दिया, फिर जमे हुए हिस्से पर अपने दांत गड़ा दिए। हारून का आधा हिस्सा अपने साथ ले गया। जैसे ही आरुन के अवशेष आसमान से लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिरे, खून हवा में फैल गया। अपने प्रियजनों की मौत और अराजकता को देखकर ईवा की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं और उसके अंदर कुछ टूट गया। फॉक्सी को अपने मालिक के साथ कुछ गड़बड़ महसूस हुई और वह पूरी तरह से अपने विशाल रूप में परिवर्तित हो गई। रूप। ईवा का एकमात्र उद्देश्य इस राक्षस को मारना था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि इसकी ऊर्जा अतिभारित हो जाएगी और इस प्रक्रिया में उसकी हत्या कर देता है। वह और फॉक्सी मिलकर राक्षस की ऊर्जा को सोखने लगे। राक्षस के चारों ओर की हवा में हलचल मच गई क्योंकि हरी ऊर्जा की तरंगें ईवा के अंदर और बाहर प्रवाहित हो रही थी। फॉक्सी। ईवा की नसें फूल गईं और उसके अंदर उमड़ रही ऊर्जा के प्रवाह से फड़कने लगी, जिससे उसका चेहरा ऐसा लग रहा था मानो वह फटने वाली हो, लेकिन उसने बिना रुके इसे सहना जारी रखा। उसकी पीठ पर बना टैटू चमकने लगा, जिससे उसे कुछ ऊर्जा मिली और उस पर पड़ रहे तनाव को कम करने में मदद मिली। राक्षस ने ईवा की हरकत पर ध्यान दिया। उसे महसूस हुआ कि उसकी ऊर्जा तेजी से खत्म हो रही है और सहज रूप से उसने भय की एक लहर का अनुभव हुआ। उसकी निगाहें ईवा की आकृति पर टिक गईं, जो हरे प्रकाश में लिपटी हुई थी। बिना किसी झिझक के उसने अपना छोटा सा पंजा सीधे उसकी छाती में घुसा दिया। नहीं, जूलियन जहां वह फंसा हुआ था, वहां से वह चीख उठा। पत्थर उसके पेट में धंस रहा था और खून बह रहा था। उसके संघर्ष के तनाव से वह उफान पर आ गया। ईवा को पीछे की ओर गिरते हुए देखकर उसकी आंखें लाल हो गईं। ईवा के चेहरे से एक आंसू बह रहा था। उसकी जीवंत आंखों की चमक अंततः फीकी पड़ गई। जूलियन का दिमाग सुन्न हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है। वे कर रहे थे कुछ ही मिनट पहले उन्होंने खाना खाया था और अब सब चले गए हैं। ईवा की हंसमुख मुस्कान और उसकी लालची प्रवृत्ति की जगह एक गहरा घाव और निर्जीव आंखें आ गईं। नाटकीय व्यवहार। ईथन के भावहीन चेहरे और आरोन के चिड़चिड़े चेहरे की जगह अब ये भाव आ गए थे, उनके निर्जीव शरीर। जूलियन टूट गया। उसके चेहरे से गर्म आंसू बहने लगे और वह दुख से कराहते हुए रोने लगा। फिर एक अपने परिवार के अपराधी की ओर मुड़ते ही उसके दिल में घृणा का तीव्र उबाल आ गया। नुकसान। तारांकन उपस्थित। ईवा उन्हें अपने स्थान से बाहर ले आई, लेकिन इससे पहले कि एथन आगे बढ़ पाता, जूलियन अचानक उन सभी को पीछे खींच लिया। उसने पलक झपकते ही टेलीपोर्ट कर लिया, यहां तक कि अपने सांप की शक्ति का भी इस्तेमाल किया, उन्हें झरने वाले पहाड़ से और दूर भेजने के लिए। परिवेश में अचानक हुए बदलाव ने ईवा और अन्य लोगों को भ्रमित कर दिया और उन्हें इससे उबरने में समय लगा। जूलियन की ओर प्रश्न भरी निगाहों से देखने से पहले उन्हें कुछ मिनट का समय लगा। जूलियन के काले बालों के सफेद किनारों को देखकर एथन के चेहरे के भाव बदल गए। जूलियन के जमीन पर गिरने से पहले ही उसे तुरंत पकड़ लिया गया। जूलियन बेहोश हो चुका था। उसके साथ क्या हुआ? वह बहुत पीला दिख रहा है और उसके बाल सफेद कब हो गए?
ईवा की माउथ फायर्ड क्वेश्चंस as her hand poured energy into him, worry etched across her face. ईथन बोलने के लिए अपने होंठ खोलने ही वाला था कि तभी आकाश में एक भयंकर दहाड़ गूंज उठी जो कहीं से आ रही थी। पहाड़ के झरने को देखकर उनके दिल किसी अज्ञात कारण से पीड़ा से भर उठे। उन्हें हमें यहां से निकलना होगा, ईथन ने कहा। ईवा ने जूलियन को अपनी जगह पर बिठाया और जल्दी से आगे बढ़ी। उस रेगिस्तान के पार जहां उनके चारों ओर केवल लाल रेत की लहरदार पहाड़ियां फैली हुई थीं, आसपास एक भी पेड़ नहीं दिख रहा था। सूरज की तेज गर्मी से उन्हें पसीना आ रहा था और उनके सूट उनकी त्वचा से असहज रूप से चिपक रहे थे। पैरों के नीचे की गर्माहट ने उन्हें टावर में संघर्ष करते हुए बिताए पलों की याद दिला दी। परीक्षा। ईवा को लगा कि वे उस जगह से सुरक्षित दूरी पर हैं और उसने एथन की ओर रुख किया जो वहां मौजूद था। जूलियन के बेहोश होने के बाद से माहौल उदास था, लेकिन वह उसकी आंखों में चिंता देख सकती थी। तुम्हें पता है जूलियन के साथ क्या हुआ था? कृपया मुझे बताएं, क्या वह ठीक है? ईवा ने मन ही मन पूछा। जूलियन के सफेद सिरे देखकर उसके चेहरे के भावों में आए बदलाव का क्षण कौंध गया। बाल। उसका दिल चिंता से भर गया। उसने प्रार्थना की कि उसके साथ कुछ भी बुरा न हुआ हो। उसने समय को पीछे मोड़ दिया। एथन ने कहा, एक ऐसा शब्द जिसने ईवा को स्तब्ध कर दिया। उसकी आंखें वह सदमे से चौड़ी हो गई। उसे उसके जवाब की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। रुको, क्या जूलियन समय को पीछे मोड़ सकता है? मुझे इसके बारे में अभी क्यों पता चल रहा है? और आपके अभिव्यक्ति, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यह अच्छी बात नहीं है? ईवा अचानक रुक गई और मुड़कर देखने लगी। वह पूरी तरह से ईथन की ओर ध्यान दे रही थी और उसके स्पष्टीकरण का इंतजार कर रही थी। उनकी बातचीत सुन लेने वाला आरोन उत्सुकता भरे भाव से उनके करीब आ गया। उसका सबसे पहला विचार यही आया कि जूलियन के समय में पीछे जाने का कारण क्या था। ईथन ने भौहें चढ़ाई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे यह बात उसे बतानी चाहिए या नहीं। आप जूलियन से बाद में पूछ सकते हैं, लेकिन शायद उसे याद ना हो कि उसने समय को पीछे क्यों मोड़ा था। वह कुछ देर के लिए बेहोश रहेगा। जबकि एथन ने धीमी आवाज में कहा, उसकी निगाहें रेगिस्तान पर टिकी हुई थी क्योंकि उसे कुछ याद आ रहा था। वह समय जब जूलियन 2 दिनों तक बेहोश रहा और उसके बालों का केवल एक ही गुच्छा बचा था। सफेद हो गया। ईवा ने पहाड़ पर बने झरने की ओर देखा और सोचने लगी कि दूसरी तरफ क्या हुआ होगा। समय रेखा, और उसे लगा कि अगर वह उस घटना की याददाश्त खो दे तो शायद यही बेहतर होगा। वह था बस एक एहसास जो उसके मन में आया। मुझे उम्मीद है जूलियन ठीक होगा। उसने अपने कमरे में जाने से पहले एक बार फिर उससे मिलने का मन ही मन प्लान बना लिया। सभी को बेदखल कर देता है। मैं शेफ से कहूंगी कि जब वह जागे तो उसके लिए एक शानदार भोजन तैयार करे, ईवा ने बुदबुदाते हुए कहा। वे प्रसन्नतापूर्वक अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते रहे। अध्याय 128। हम आज रात यही डेरा डालेंगे। क्या वह रेगिस्तान में तैरता हुआ एक चट्टानी दरवाजा है, या फिर हम सब मतिभ्रम का शिकार हैं और ऐसा देख रहे हैं की बात? धूल के बादल के बीच से साफ देखने की कोशिश करते हुए ईवा ने जोर से पूछा। उसके मुंह पर कपड़ा लिपटा होने के बावजूद ईथन उसकी बात सुनने के लिए और करीब झुक गया। उसकी आवाज दबी हुई थी। वह। ईवा ने एक तैरते हुए गुफा के दरवाजे की ओर इशारा किया। ईथन ने उसके हाथ की दिशा का अनुसरण किया और नोटिस्ड इट, हिज ब्राउज फरोड इन कंफ्यूजन एंड डाउट। उसे लगभग लगा कि रेगिस्तान उनके साथ मजाक कर रहा है। इससे पहले उसने एक पौधा देखा था, लेकिन जब वह करीब पहुंचा तो उसे कुछ नहीं मिला। लेकिन आरोन और ईवा को एक ही नजर से देखते हुए देखकर दिशा, वह थोड़ा बहुत विश्वास करने से खुद को रोक नहीं सका। यह बहुत रहस्यमय लग रहा है। हमें इसकी जांच करनी चाहिए या आगे बढ़ते रहना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि क्या ये कंपास ठीक है? एरॉन ने तेजी से घूमते हुए कंपास को देखते हुए पूछा। संकेतक। ईथन कुछ पल चुप रहा, यह जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या वह रहस्यमय दरवाजा पार करना सुरक्षित है या नहीं। दृष्टिकोण। इस बारे में ज्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं है, इसके बजाय उन्हें सतर्क और तैयार रहना चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ लगे तो पीछे हट जाएं। जूलियन की हालत ने उसे यह एहसास दिलाया कि वे अपनी वर्तमान क्षमता के बावजूद भी कमजोर थे। वे केवल सावधानी से आगे बढ़ सकते थे और सुधार के लिए तेजी से काम कर सकते थे। उसने मन ही मन इस साथी राक्षस पर प्रयोग करने की योजना बनाई, इस उम्मीद में कि वे भी उसी तरह के होंगे। कालकोठरी के राक्षस जो मारे जाने पर ऊर्जा छोड़ते हैं, उस ऊर्जा से वह कुछ कर सकता था, उसकी शक्ति के स्तर को बढ़ाना। चलो उधर चलते हैं और सतर्क रहते हैं। ईवा के धक्के से वह अपने विचारों से बाहर आते हुए बोला। ईथन ने अपने भटकते विचारों को बाद में फिर से देखने के लिए एक तरफ रख दिया। अब उसे ध्यान केंद्रित करना था वर्तमान स्थिति। लेकिन इससे पहले कि वे आगे बढ़ पाते, ईवा के स्थान पर मौजूद सभी लोग अचानक प्रकट हो गए। रेगिस्तान। लानत है, 3 दिन बीत चुके हैं। अब क्यों, जब उनका सामना एक रहस्यमय तैरती हुई वस्तु से होता है दरवाजा। ईवा ने मन ही मन बड़बड़ाते हुए उनके चेहरों पर एक नजर डाली, जो अब उदासी से भरे हुए थे। भ्रम और सदमा। उसकी निगाहें भीड़ में इधर उधर घूमती रहीं, जब तक कि उनकी नजर ब्लेन पर नहीं पड़ी, जो उसे ले जा रहा था। जूलियन पीठ के बल बेहोश पड़ा था। वह भीड़ के बीच से तेजी से गुजरी और सामने आकर रुक गई। उसे क्या उसने अब तक जागने के कोई संकेत दिखाए हैं? बालों को हटाते हुए ईवा ने पूछा। जूलियन के चेहरे से उसकी आंखों में चिंता भर गई थी क्योंकि वह उसके नीचे बहुत ठंडा था। उंगलियों के सिरे। महोदया, जब से आप मालिक को यहाँ लाई हैं, तब से वह इसी हालत में है। मैं गया हूं। हम उनकी सेहत पर करीब से नजर रख रहे थे और उन्हें पौष्टिक सूप भी पिला रहे थे, लेकिन उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ। कुछ नहीं बदला है, ब्लेन ने चिंता से जवाब दिया। फिर यह एहसास होने पर जम गया कि वह भूल गया था जूलियन का मास्क पहनाते समय उसका मास्क भी पहने। ईवा ने भौहें चढ़ाई और जूलियन को कुछ ऊर्जा भेजी। वह ब्लेन की उथल-पुथल भरी भावनाओं से अनजान थी, जब तक कि उसकी नजरें गलती से उसकी आंखों से नहीं मिली, जो भय और बेबसी से भरी हुई थी। तुम्हारे चेहरे पर क्या भाव है? अपने विचारों से जूलियन पर अपशकुन करने की हिम्मत मत करो। उसे मिलने वाला है, वह जल्दी ठीक हो जाएगा और होश में आ जाएगा। ईवा ने दृढ़ता से चिल्लाया, हालांकि उसकी आवाज डर से थोड़ा काम गया। महोदया, मैं मरने जा रहा हूं। कृपया मेरे लिए मास्टर का ख्याल रखना, ब्लेन ने बीच में टोकते हुए कहा, इससे पहले कि ईवा के डर उसे पूरी तरह से अपने वश में कर ले। कोष्टक विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ईवा की भावनाएं फूटे हुए गुब्बारे की तरह पिचक गईं, सवालों की बौछार शुरू हो गई। जब वह स्तब्ध होकर ब्लेन को घूर रही थी, तो उसके दिमाग में कई निशान उमड़ रहे थे। फिर उसने उसका बिना नकाब वाला चेहरा देखा और झुंझलाहट महसूस करते हुए अपना माथा पकड़ लिया। वह चाहती थी उसे अक्ल सिखाने के लिए,
क्या उसने ध्यान नहीं दिया कि वह अपना सूट नहीं पहन रही थी? हाँ, मैं तुम्हारे इस परे के सफर में तुम्हारे साथ चलूंगा। ईवा के शब्दों में व्यंग्य झलक रहा था और ब्लेन ने अपने शोक को झटकते हुए उसका चेहरा देखा और उस पर केवल एक कपड़ा ही था। धूल को रोकने के लिए उसने इसे अपनी नाक के चारों ओर लपेट लिया था। उसने तिरछी नजरों से देखा कि एथन उनकी ओर आ रहा है, वह अपना सामान नहीं पहन रहा था। दोनों में से कोई भी सूट करेगा। उसे राहत की लहर महसूस हुई और उसने गहरी सांसें लेते हुए हवा को अंदर लिया। उसके चारों ओर ताजी लेकिन धूल भरी हवा थी। तो असली हवा की गंध ऐसी होती है। हम यहीं आराम करेंगे, अंधेरा होने लगा है, एथन ने उनके पास पहुंचते ही बताया। वह भीड़ को आकाश में तैरते हुए एक अज्ञात दरवाजे की ओर ले जाने वाला नहीं था। ईवा ने ऊपर देखा और सूरज को डूबते हुए पाया। पहले जितनी ठंड नहीं थी, हवा धीरे धीरे ठंडी होने लगी थी। थोड़ा ठंडा महसूस करने के लिए। लेकिन क्या रात में ये सुरक्षित होगा? ईवा ने अपनी चिंता व्यक्त की। उसे हमेशा लगता था कि रेगिस्तान बहुत ही खतरनाक है। शांतिपूर्ण, उन्हें यहाँ आने के रास्ते में कोई राक्षस नहीं मिला था, जिससे वह लगभग आश्वस्त थी। मुझे यकीन है कि रात में कुछ न कुछ जरूर होगा। ईथन ने इस बारे में सोचा था, लेकिन उसका मानना था कि बाहर खतरे का सामना करना ज्यादा सुरक्षित होगा। फिर गैर लड़ाकों को दरवाजे से बाहर ले जाया जाए। हमें यही डेरा डालना चाहिए, कल आप उन्हें वापस अपने क्षेत्र में भेज सकते हैं। ईथन ने जवाब दिया और सो रहे जूलियन की ओर मुड़ा और ये देखकर राहत महसूस की कि वह उतना पीला नहीं था पहले जैसा। ठीक है, फिर ईवा ने सहमति जताई। लेकिन जब उसने खड़े या बैठे लोगों को देखने के लिए मुड़ा, उनकी निगाहें जिज्ञासा और विस्मय से भरी थी। उन्हें कल्पना करते हुए वह ठंडे पसीने से तर हो गई। उसे उस समय उसके स्थान से बेदखल कर दिया गया जब वह एक खतरनाक स्थिति के बीच में थी। ईवा जानती थी कि वह कोई संत जैसी नायिका नहीं है और वह ये भी जानती थी कि अगर उसे किसी संकट का सामना करना पड़ा तो वह सबसे पहले किसे बचाएगी। एक जीवन मरण की स्थिति में और अजनबियों का ये समूह उस सूची में नहीं है। ईथन, हमें गढ़ के लिए एक सुरक्षित स्थान ढूंढना होगा। हम उन्हें हमेशा अपने साथ नहीं ले जा सकते। ईवा ने गंभीरता से सुझाव दिया। उसके शब्दों में समय के बीतने का उसका एहसास झलक रहा था। उसके स्थान खाली कराने की अवधि का बम। जब आरोन वहां पहुंचा तो उसने ईवा की बातें सुनी और वह ईवा की बातों से पूरी तरह सहमत था। उदाहरण के लिए, यदि वे प्रकट होने से पहले तैरते हुए दरवाजे से गुजर चुके थे, उसने मुंह बनाया। ऐसी खतरनाक स्थिति में मृत व्यक्ति का भार ढोने के बारे में सोचना भी भयानक था। ईथन ने भी यही सोचा और उसका चेहरा गंभीर हो गया, जिससे वह एक फैसला। फिर हमारी मुख्य प्राथमिकता उस स्थान को खोजना है। उसका भूभाग रक्षा करने में आसान और कठिन होना चाहिए। हमला करने के लिए एथन ने अपने विचार व्यक्त किए। लेकिन वे जानते थे कि कहना आसान है, करना मुश्किल। वे उन्हें यहाँ के रास्तों का भी पता नहीं था और वे अभी भी इस खतरे से निपटने की कोशिश कर रहे थे। ये दुनिया ऐसी चीजों से भरी हुई है और एथन द्वारा वर्णित स्थान पर पहुंचना तो सरासर सौभाग्य की बात होगी। मुझे उम्मीद है कि रास्ते में हमें वह जगह मिल जाएगी, ईवा ने आशा जताते हुए कहा। आशाहीन। ईथन ने आह भरी और तनाव कम करने के लिए अपना माथा रगड़ा। ब्लेन ने बिना किसी दखलंदाजी या अपमानित महसूस किए उनकी सारी बातें सुनी। वह इतना मजबूत था कि उन पर बोझ न बने, लेकिन उसका मुख्य काम निगरानी करना था। चलिए आज के लिए गंभीर चर्चा यही समाप्त करते हैं। मुझे भूख लगी है और मैं थका हुआ हूँ। ईवा जमीन पर बैठी थी और अपने हाथों को मल रही थी। उसके पेट में हल्का दर्द था। उसने अपने कमरे से कुछ अंगूर निकाले और उन्हें चबाना शुरू कर दिया। ईवा को लगा पूरे शरीर में सुन्नपन और बेचैनी थी। उसे अच्छी तरह से नहाने और कुछ नींद की जरूरत थी, लेकिन हालात आदर्श नहीं थे। वह सोच रही थी कि कौन सी दुनिया बेहतर और सुरक्षित है, ज़ॉम्बी से भरी दुनिया या एक आदिम दुनिया। कालकोठरी की दुनिया, क्योंकि उसे लगता था कि बाद वाली कहीं ज्यादा बुरी थी। यहाँ राक्षस थे, बुद्धिमान, तेज, कुशल और खतरनाक। वाह, मुझे ठगा हुआ महसूस हो रहा है। मेरी उबाऊ जिंदगी से एक ज़ॉम्बी की तरह जीवन जीने से लेकर सती दुनिया में जीवित रहने की कोशिश कर रही एक खूबसूरत लड़की तक। हालांकि उसने शिकायत की, उसे यहाँ आने का कोई पछतावा नहीं था और उसने जोर से अंगूर को अपने मुंह में मसल दिया, अपना गुस्सा निकालने के लिए। फिर उसे याद आया कि ब्लेन अभी भी जूलियन को पकड़े हुए है, इसलिए उसने जल्दी से एक बिस्तर बाहर निकाला और उसने जूलियन को नीचे रखने का इशारा किया। ईवा ने जूलियन की सोई हुई आकृति पर एक नजर डाली और आह भरी, उसकी उपस्थिति और उस कमी को महसूस करते हुए। जब भी वह उसके बालों को चिड़िया के घोंसले में बदलने में कामयाब हो जाता था, तो उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ जाती थी। तुम कब जागोगे? मुझे तुम्हारी याद आती है। ईवा ने धीरे से बुदबुदाते हुए उसके गालों को हल्के से छुआ। हम आज रात यही डेरा डालेंगे। अगर आपको शौच करने की जरूरत हो तो समूह में जाएं। आरोन की आवाज उस इलाके में उसकी आवाज गूंज उठी और भीड़ में फुसफुसाहट की लहर दौड़ गई। कुछ लोग अपने आसपास की नई चीजों के बारे में आपस में उत्साहपूर्वक चर्चा करते हैं। हालांकि ईवा के अंतरिक्ष यान ने उन्हें असली सूरज का अनुभव कराया, लेकिन इसे धरती पर देखना एक अलग ही अनुभव था। सतह। अध्याय 129, वे आ गए हैं। समय बीतता गया, लेकिन सभी लोग अपने नए विचित्र परिवेश को लेकर इतने उत्साहित थे कि उन्हें नींद नहीं आ रही थी। और सामने दिख रही पूर्णिमा ने उनकी जिज्ञासा को और बढ़ा दिया, जिससे कुछ लोग उन्हें घूरने लगे। वे चांद को खाली निगाहों से देखते रहे, इस कोशिश में उनकी गर्दनें तन गई थी। जैसे जैसे रात का आसमान तापमान कम करता गया, हवा फुसफुसाहट और हल्की हंसी को अपने साथ ले गई, जिससे ठंड का एहसास और बढ़ जाता है। ईवा और अन्य लोग भीड़ को देखने के लिए काफी करीब रहे, लेकिन उनसे सुरक्षित दूरी बनाए रखी। यह बहुत खूब। ये रेत कितनी ठंडी लग रही है, एक आदमी ने मुट्ठी भर रेत उठाते हुए कहा। देखने वालों की अनदेखी करते हुए उसने अपने गालों को ठंडी खुरदरी सतह पर रगड़ा। लेकिन जैसे ही वह अपना सिर उठाने ही वाला था, उसने जमीन में एक हल्की सी कंपन महसूस की और वह हवा में ही रुक गया, भौहें चढ़ाए हुए। उसने अपने कान और पास किए और कंपन और भी स्पष्ट हो गया। वह झटपट उठ खड़ा हुआ और उसकी अचानक चीख ने सबको सतर्क कर दिया। जमीन कांप रही है। उनकी बातों पर भीड़ सन्नाटे में डूब गई, लेकिन उस संक्षिप्त विराम ने जमीन में होने वाले कंपन का एहसास अधिक तीव्र होता है। सब लोग इकट्ठा हो जाओ। ईथन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और सभी को पास रहने का आदेश दिया। जब उन्होंने उसकी बात मान ली तो उसने उन्हें बर्फ की दीवार से घेर लिया। आरोन अपने आसपास के नजारों को बेहतर ढंग से देखने के लिए पहले ही काफी ऊंचाई पर उड़ चुका था। वह हवा में तैरता हुआ आगे बढ़ रहा था।
आकाश में उसने दक्षिण से आती हुई हिलती हुई परछाइयों को देखा और स्पष्ट दृश्य प्राप्त करने के लिए अपनी आंखें सिकुड़ी। बड़ी संख्या में काले बिच्छुओं को उनके डंकों को भयावह रूप से चमकाते हुए देखना चांदनी रात में उसके रोंगटे खड़े हो गए और उसके सारे बाल खड़े हो गए। अपनी बाह पर उभरे रोंगटे सहलाते हुए उसने अपने कौवे को थपथपाकर नीचे उतारा। कौवे ने एक तीखी चीख निकाली और नीचे झपट्टा मारा। कैसा है? एरोन के उतरते ही ईवा ने पूछा। आरोन को वह घटना याद आते ही कपकपी छूट गई। डेंस नंबर ऑफ स्कॉर्पियंस। हमें आज रात एक कठिन मुकाबले के लिए तैयार रहना होगा, या कम से कम तब तक टिके रहना होगा जब तक हम उन्हें भेज न दें। उन्हें वापस अपनी जगह पर ले आओ ताकि हम भाग सकें। विशाल बिच्छुओं का एक झुंड हमारी ओर बढ़ रहा है। रास्ता है। आरोन ने बुरी खबर सुनाई, जिससे एथन और ईवा का मूड खराब हो गया। ईवा ने हताशा भरी सांस छोड़ी और अपने बाल बांध लिए। जमीन कांप उठी, मानो चेतावनी दे रही हो कि भीड़ करीब आ रही थी। ब्लेन, जूलियन की अपनी जान देकर रक्षा करो, ईवा ने गंभीर स्वर में निर्देश देते हुए अपनी बंदूक निकाली। उसने अपनी जगह से तीखी निगाहें डाली, फिर फॉक्सी को अपने पास आने का इशारा किया। जी मैडम, ब्लेन ने कसम खाए और जूलियन को बर्फीली दीवार के अंदर ले गया, जो खुल गई और अंदर जाने दिया उसे अंदर। ईथन ने अपने कपड़े के बटन खोले और काले चीते में बदलने लगा। उसका कंधा जैसे ही वह चारों पैरों पर गिरा, ब्लेड हिलने लगे। ईवा ने विस्मय से देखा कि एथन एक काले चीते में रूपांतरित हो गया। उसकी बिल्ली जैसी आंखें चांदनी में वह रहस्यमय ढंग से चमक रहा था, जिससे ईवा मंत्रमुग्ध हो गई। वह खुद को रोक नहीं सकी, लेकिन उसके शरीर की ओर हाथ बढ़ाओ। ईथन अकड़ गया। उसकी शिकारी जैसी अदाकारी की जगह अब एक शर्मीली, स्नेहपूर्ण निगाहें आ गईं। उसने ईवा को अपने रेशमी फर पर हाथ फेरने की अनुमति दी। वे यहाँ हैं। आरोन की तेज चीख ने उस अंतरंग दृश्य को बाधित कर दिया। उनके भाव जैसे ही वे पास आती भीड़ की ओर मुड़े, उनका रूप बदल गया। इतनी अधिक संख्या देखकर ईवा सहज रूप से सहम गई और घृणा से उसका चेहरा बिगड़ गया। ध तेरे की, कितना घिनौना। ईवा को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर रेंग रहा हो, मानो लाखों काली चींटियां उसके ऊपर रेंग रही हो, जिससे उसे एक अजीब सी अनुभूति हो रही थी। ठंड, रोंगटे खड़े कर देने वाली अनुभूति, उन लाल चींटियों से भी कहीं अधिक तीव्र जिनका उन्होंने सामना किया था। कालकोठरी। ईथन ने सबसे पहले हमला किया। उसे लगा कि उन्हें खत्म करना जरूरी है ताकि वे आगे न बढ़ सके। उसकी दृष्टि में रहो। बर्फ की एक धुंध बिच्छुओं के बीच धूल के बादल की तरह छा गई। जिस भी चीज को उसने छुआ, वह जम गई। बर्फ की मूर्तियों में कुछ बिच्छू बदकिस्मत रहे और उसमें फंस गए। ईथन ने अपने पंजे हवा में लहराए, जिससे जमे हुए बिच्छू छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए। ईवा ने देखा कि बिच्छू को मारना कितना आसान था। उसने आत्मविश्वास से लड़ाई में हिस्सा लिया, लेकिन बिच्छू का अगला कदम एक कठोर चेतावनी जैसा था, जो उसे कभी भी कम न आंकने की चेतावनी दे रहा था। कुछ भी, भले ही वह कमजोर लगे। बिच्छू अजीबोगरीब कर्कश आवाजें निकाल रहे थे। उनके डंक हवा में फड़फड़ा रहे थे। अचानक एक इनको से छोटी छोटी नुकीली सुइयों की एक लहर निकली और उनकी ओर ऐसे बढ़ी जैसे गिरते हुए तीर। आरोन ने जमीन पर मौजूद परछाइयों को नियंत्रित किया और क्रो की मदद से उन्होंने एक आकृति बनाई। विशाल, घुमावदार ढाल जिसने सुइयों को रोक दिया। धातुओं के टकराने की एक तीखी आवाज गूंजी हवा के माध्यम से। भीड़ विस्मय और भय से देख रही थी, कल्पना कर रही थी कि कहीं उन्हें भी उसी तरह छेदा न जा रहा हो। एक सा ही इस क्षण ने उन्हें बाहरी दुनिया के खतरों से अवगत कराया। उन्हें राहत महसूस हुई और खुशी की बात है कि उन्हें हर दिन इस दिन का सामना नहीं करना पड़ता। पीछे रहने की अनिच्छा के कारण ईवा ने तुरंत एक ऊर्जा ब्लेड बनाया और तेजी से घूमते हुए आगे बढ़ गई। जैसे ही आरोन की परछाई गायब हुई, भीड़ उमड़ पड़ी। हरी ब्लेड ने कुछ बिच्छुओं के डंक और सिर को काट डाला। उनकी चीखें गूंज उठी। दर्द और क्रोध की तीखी आवाज हवा में गूंज उठी, जिससे सबके कान सुन्न हो गए। ईवा न केवल उन्हें मार रही थी, बल्कि उनकी ऊर्जा को भी अवशोषित कर रही थी, जिससे ब्लेड हर पल मोटा और अधिक ठोस होता जा रहा है। जब वह भारी हो गया तो ईवा ने उसे विस्फोटित कर दिया। हरे प्रकाश का एक बादल लेजर की तरह बाहर निकला। तेज किरणें अपने रास्ते में आने वाले हजारों बिच्छुओं को नष्ट कर देती हैं, लेकिन धमाका चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, बिच्छू रेत की तरह घने प्रतीत होते थे। जमीन पर ऐसा लग रहा था मानो उनके हमले का कोई असर ही न हुआ हो। इसके बजाय और अधिक बिच्छू में हुए पौधों को बदल दिया गया। ईवा ने अपने चेहरे से पसीना पोंछा, गहरी सांस ली और उसके चेहरे पर खुशी भरी मुस्कान फैल गई। उसके होठों पर इसने काम किया। यह बहुत ही शानदार था। ईवा ने अपनी उस कला को देखकर उत्साह से कहा जिसे उसने अभी अभी सीखा था। उसने इस कदम का इस्तेमाल किया। उसने यह विचार तात्कालिक रूप से सोचा था और यह कारगर साबित हुआ। यह इतना संतोषजनक था कि ईवा इसे दोबारा आजमाना चाहती थी। ईथन ने जवाब में दहाड़ मारी और फिर इतनी तेजी से भीड़ की ओर दौड़ा जो इंसानों ने पहले कभी नहीं देखी थी। आंखें गुल्फी उसके बगल में चल रहा था और दोनों ने सहजता से तालमेल बिठाते हुए आगे बढ़ना शुरू किया, राक्षसों के झुंड के बीच से होकर। वुल्फी के पंजों से नुकीले बर्फीले टुकड़े निकले और जमीन से फूटकर नीचे गिरे, जिससे कई जगह छेद हो गए। बिच्छुओं से घिरा हुआ। जैसे ही खून बहने लगा, एथन को इसकी संक्षारक प्रकृति का एहसास हुआ। यह लगभग उसके शरीर को जला रहा था। उसने ठीक समय पर प्रतिक्रिया दी और खून को जमा दिया, वरना वह खुद घायल हो जाता। वह झटपट भीड़ से बाहर निकल गया और दूर से ही उनसे निपटने का फैसला किया। जैसे ही वह उस ढेर से बाहर निकला, उसने अपना मानव रूप धारण किया और कुछ कपड़े पहने। उनके खून के संपर्क में मत आना, यह जहरीला है। ईथन की आवाज गूंज उठी युद्ध के भीषण कोलाहल के बीच। ईवा और आरोन ने लड़ाई जारी रखने से पहले उस पर एक संक्षिप्त नजर डाली। बिच्छुओं ने फिर से सुईनुमा हमला शुरू किया और आरोन ने पहले की तरह ही बचाव किया, लेकिन इस बार जैसे ही उसने ठोस छाया दीवार पर प्रहार किया, वे गिरते ही नुकीले कांटों में बदल गए। बिच्छू। जमीन पर काला खून फैल गया। हवा के साथ गंधक जैसी दुर्गंध फैल गई, जिससे उनकी आंखों में पानी आ जाता है और नाक सिकुड़ जाती है। रात भर लड़ाई जारी रहने के कारण ईवा ने अपनी नाक ढक ली। बर्फ और ऊर्जा के तीव्र हमले हो रहे थे। ब्लेड और परछाई हवा में छा गई। ईथन की बर्फ में सुरक्षित बैठे हुए भीड़ तब तक देखती रही जब तक कि उनके शरीर में सुन्नपन नहीं आ गया। धीरे धीरे बिच्छू भोर की पहली किरण फूटते ही भीड़ पीछे हटने लगी।
ईवा लगातार संघर्ष से थक कर गिर पड़ी, उसके हाथ पैर कांप रहे थे, उसकी खूबसूरत लोमड़ी जैसी फरफीकी और बिखरी हुई लग रही थी। वह दबी हुई धीमी सी सिसकी और उसके बगल में जमीन पर लेट गया। ईथन और आरोन जमीन पर बैठे थे, उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि उन पर रेत लग रही है या नहीं, वे खुश थे। बिच्छू केवल रात में ही बाहर निकलते थे, अन्यथा वे उन पर हावी हो जाते। ईवा ने सबको अंदर ले जाने से पहले थोड़ी देर आराम किया। भीड़ ने धीरे से जयकार की। Their familiar, safe surroundings while Eva quickly headed to the stream for proper bath and some sleep before checking out that floating door. उसने अपने हाथ फैलाए अपने कंधों को फैलाए हुए जंगल से गुजरते हुए उसके होठों से एक जम्हाई निकल गई। जब एथन ईवा के पेट और पैरों की मालिश कर रहा था, तो ईवा के होठों से हल्की आहें निकल रही थी। एथन ने कोशिश की उसके लिए अपने मन से उन लुभावनी म्याऊं जैसी आवाजों को शांत करना और देने उसे मसाज देना। उसकी उंगलियां उसकी कोमल कमर को छूते हुए उसका गला सूख गया और वह उसकी मालिश करती रही। ईवा की भौहें तन गईं, वह सोच रही थी कि उसके हाथ नीचे क्यों चले गए, क्या वह मालिश नहीं कर रहा था। उसका पेट, ईथन, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, टिल्डर बोलते समय उसकी आवाज लड़खड़ा गई, जिससे एक पल के लिए एथन की हथेलियां कस गईं। ईवा को उसकी तीखी निगाहें अपने ऊपर महसूस हुई और उसके मन में खतरे की घंटी बज उठी। वह जल्दी से उसने उसका हाथ वहीं रोककर रखा और बुदबुदाई, उसका चेहरा लाल हो गया था। याद रखना, मुझे मासिक धर्म हो रहा है। आप नहीं कर सकती, उसने कमजोर स्वर में कहा, उसकी तीखी निगाहों से नजरें मिलाने में असमर्थ। मुझे पता है, बस आराम करो, मैं कुछ नहीं करने वाला। लेकिन एक बार जब आपका मासिक धर्म समाप्त हो जाए। उसका कर्कश आवाज सुनकर ईवा के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसकी गहरी निगाहों से उसका शरीर थोड़ा कांप उठा और वह सोच रही थी कि उसके साथ अपना काम पूरा करने के बाद क्या वह जीवित रह पाएगी। ईवा ने समझदारी से अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी मालिश से उत्पन्न संतुष्टिदायक आंख को दबा लिया। उसे हद से ज्यादा परेशान करने की चाहत में वह उसके मजबूत कठोर स्वभाव के प्रति अति सजग थी। उंगलियां उसके पेट की मालिश कर रही थीं और उसका शरीर गर्म हो गया। नहीं, ये बहुत खतरनाक है, मैं यह मसाज जारी नहीं रख सकती। वह उसे रोकने ही वाली थी कि तभी एरोन की आवाज सुनाई दी। तंबू के बाहर, बाहर आओ और नाश्ता करो। ईवा झट से बिस्तर से कूद पड़ी, मानो उसकी पैंट में आग लग गई हो। मुझे भूख लगी है। उसकी आवाज ऊंची से पहले कि एथन कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, वह तेजी से तंबू से बाहर निकल गई। उसने उसकी हंसी सुनी और लगभग लड़खड़ा गई, लेकिन उसने जल्दी से खुद को संभाला और उसने उसके लाल हो चुके गालों को थपथपाया। उम्मीद थी कि वे सामान्य हो जाएंगे, वह उसका सामना नहीं कर सकती थी। भाई को यह पसंद है। ईथन एक पल के लिए रुका और अपनी तीव्र उत्तेजना को शांत होने दिया। उसने अपने बालों में कंघी की पीछे मुड़कर उसके होठों पर एक असहाय मुस्कान आ गई। वह सोच रहा था कि वह खुद को क्यों परेशान कर रहा है। ईवा को मसाज दे रहा हूं। उन्हें प्यार किए इतना लंबा समय हो गया था कि वह लगभग अपना आपा खो बैठा था, लेकिन सौभाग्य से ईवा के उन शब्दों ने उसकी सोचने समझने की शक्ति वापस ला दी। फिर से शांत महसूस करते हुए वह तंबू से बाहर निकला, हवा को अपने मन को शांत करने का मौका दिया और आगे बढ़ गया, छांव की ओर, जहां से वह ईवा और आरोन की पीठ देख सकता था। वह उनके साथ शामिल हो गया और उन्होंने आराम से चुपचाप अपना भोजन किया। ईवा पहले ही पिछली घटना को भुलाकर उसने स्वादिष्ट मांस का आनंद लेने पर ध्यान केंद्रित किया। उसके गालों पर चबाते समय उसके होंठ थोड़े फूल गए थे और तेल से चमक रहे थे। ईथन ने ईवा को खाते हुए देखा और उसकी आंखों में एक स्नेह भरी मुस्कान झलक उठी। उसने धीरे से कहा, उसकी थाली में कुछ मांसाहारी व्यंजन परोसे गए। आरोन सोच में डूबा हुआ था, उसका मन इस बात को लेकर परेशान था कि ओएसिस को संदेश कैसे भेजा जाए। सिटी जूलियन, जो बेहोश था और अभी भी जागने के कोई संकेत नहीं दिखा रहा था, असमर्थ था अपनी शक्तियों का उपयोग करके संदेश पहुंचाना। उन्हें उम्मीद थी कि अंतरिक्ष के अन्य उपयोगकर्ता भी यह संदेश आगे पहुंचा देंगे। सतह बहुत अधिक गर्म थी, केवल सूट तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करना खतरनाक था। उन्हें अधिक मजबूत हथियारों और शक्तिशाली हथियारों की आवश्यकता थी, उनकी रक्षा के लिए पर्याप्त। भाई, तुम क्यों मुंह बना रहे हो? क्या आपको खाना पसंद नहीं आया? आप इसे छोड़ सकते हैं। एरोन अपनी सोच से बाहर आया, उसकी चिंता देखकर उसे खुशी हुई, लेकिन फिर वह रुक गया, उसके आखिरी बयान पर असहज महसूस करते हुए। दूसरी ओर एथन को खांसी आई, उसकी आंखों में हंसी की चमक थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। चावल का एक और चम्मच लेते हुए उनका चेहरा भावहीन था। ईवा ने एरोन की ओर देखा, उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही थी। उसे लग रहा था कि उसने कुछ गलत नहीं कहा है। खाना बर्बाद होने देने से बेहतर था कि उसे अपना खाना खत्म करने में मदद की जाए। चिंता मत करो, मैं खाना खा रहा हूं। आरोन ने आह भरी, फिर अपना खाना पास लाया और खाना शुरू कर दिया। ईवा ने नजरें फेर ली और खाली प्लेट लेकर खड़ी हो गई, मानो वह दोबारा खाना मांगने के लिए शेफ को ढूंढने जा रही हो। उसे उस लड़ाई में खोई हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता थी। क्या आपको और भी चाहिए? तो मुझे 2 बार नहीं जाना पड़ेगा, ईवा ने एक नजर डालते हुए पूछा। वे दोनों। ईथन ने अपनी प्लेट की ओर देखा, जो अभी भी भरी हुई थी और उसके सबसे करीब रखे व्यंजनों से भरी हुई थी, और उसने अपना सिर हिलाया। सिर झुकाकर इनकार करना। मुझे और पका हुआ मांस लाने में मदद करो, तुमने मेरा हिस्सा खत्म कर दिया है, आरोन ने अनुरोध किया। ऊपर उसकी सहमति मिलने पर उसने अपना भोजन जारी रखा। ईवा रसोई के तंबू की ओर बढ़ी और जैसे ही एथन के रसोइये ने उसे देखा, वह भाग निकला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शेफ, आप कहां जा रहे हैं? आपका मांस का व्यंजन स्वादिष्ट था, लेकिन उसकी मात्रा कम थी, इसलिए मुझे जरूरत है। ईवा को अपनी बात पूरी करने की जरूरत नहीं थी, शेफ उसकी मंशा समझ गया था, वह तो जानता ही था। वह सिर्फ उसकी चमकती आंखों से ही क्या चाहती थी। इतनी अधिक मात्रा में भोजन देखकर वह अभिभूत हो गया और उसकी उंगलियां कांपने लगी। रोजाना ईवा के लिए तैयारी करें। सांस। उसने हताशा में आह भरी, ये जानते हुए कि वह आज बच नहीं सकता। उसकी ओर मुड़ते हुए उसने जबरदस्ती ऐसी मुस्कान बिखेरी जो रोने से भी बदतर थी। मैडम, मुझे खुशी है कि आपको मेरा खाना पसंद आया। मैं अंदर जाकर खाना बना लेता हूं, क्या आपको और कुछ चाहिए? शेफ ने दांत पीसते हुए कहा, उसका दिल जोर से धड़क रहा था और वह प्रार्थना कर रहा था कि ईवा, मुझे और खाना नहीं चाहिए। कुछ नहीं। कुछ सेकंड सोचने के बाद ईवा ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, मैं चलता हूं। इसे आपको सौंप दिया जाता है। जब आपका काम पूरा हो जाए तो मुझे बता देना।
मैं जूलियन के तंबू में रहूंगी, ईवा ने निर्देश दिया। शेफ की राहत भरी आह की आवाज सुनकर वह उछलते हुए दूर चला गया। ईवा तंबुओं की कतारों के बीच से गुजरी, उसकी नजरें खेतों में पानी डालते हुए कुछ तंबुओं पर टिकी थी। उनकी शक्ति का उपयोग करते हुए पृथ्वी शक्ति का उपयोग करने वालों ने बीज बोते समय भूमि को पलटा। ईवा ने हैरानी से अपनी जीभ चटकाई, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मां ने उसे केवल एक कंबाइन ही दिया था। हार्वेस्टर। उनकी क्षमता इतनी है कि वे बिना किसी अन्य कृषि उपकरण के भी बुवाई कर सकते हैं। अपना सिर हिलाते हुए वह जूलियन के तंबू की ओर दौड़ी, जो बाकी तंबुओं से अलग थलग था। इसके आसपास के पेड़ से ऊपर ठंडी छाया मिलती थी। ईवा की मुस्कान गायब हो गई, एक संदिग्ध व्यक्ति को अंदर आते देख उसका चेहरा गंभीर हो गया। दूर से जूलिया का तंबू। वह तेजी से आगे बढ़ी, उसका दिल जोर से धड़क रहा था, वह प्रार्थना कर रही थी कि वह चोट नहीं लगेगी। पर्दा खोलते ही उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वह क्रोधित हो उठी और उसकी आंखें ठंडी पड़ गईं। क्रोध के साथ, आप क्या फालतू कर रहे हैं? ईवा ने चिल्लाते हुए उस महिला को लात मारी, जिससे वह हवा में उड़ गई। कमरे के उस पार महिला के होठों से एक दबी हुई कराह निकली जब उसकी पीठ धड़ाम से जमीन पर गिरी। ईवा जूलियन की ओर तेजी से बढ़ी, उसकी निगाहें उसमें चोट के किसी भी निशान की तलाश कर रही थी। अब भी चिंतित हूं, उसने तब तक उसमें ऊर्जा प्रवाहित की जब तक उसे यकीन नहीं हो गया कि वह ठीक है। भूरे बालों वाली महिला की आंखों में एक हल्की सी चमक दिखाई दी, फिर उसके चेहरे पर भाव उभर आए। पकड़े जाने पर चिंता और शर्मिंदगी का मिलाजुला भाव सामने आया। महोदया, मैं एक वैद्य हूं और मैं केवल गुरु का इलाज करने की कोशिश कर रहा था। मुझे अपनी शक्तियों से डर लगता था, वे बहुत कमजोर थे और आप मना कर देंगे। इसीलिए मैं उसका इलाज केवल छुपकर ही कर सका। मैं हूं, अगर मैंने आपको कोई परेशानी दी हो तो मुझे माफ कर दीजिए, महिला ने धीमी आवाज में कहा, मानो वह ईवा को नाराज करने से डर रही हो। आगे। ईवा बिस्तर से उठी और उस महिला के सामने घुटनों के बल बैठ गई, उसे प्रतिक्रिया करने का मौका भी नहीं दिया। वह उसने उसके बाल पकड़कर उसकी गर्दन को ऊपर की ओर झुकाया, जब तक कि उसकी आंखें ईवा की आंखों से नहीं मिल गईं। भावहीन निगाह। महिला ने सहज रूप से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन ईवा की पकड़ मजबूत थी, उसका संघर्ष व्यर्थ गया। उसने खुद को पीड़ा दी। मदद करना। ईवा के नीचे उसके शरीर में भय का सैलाब उमड़ रहा था, वह जोर जोर से चीखी। ठंडी निगाह। ईवा ने भौहें चढ़ाकर उस महिला को बालों से पकड़कर तंबू से बाहर खींच लिया, उसके पैर छिल गए। रेत पर जोर से पटकने से छोटे छोटे पत्थर उसकी त्वचा में धंस रहे थे। वह लगातार मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन ईवा ने उसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया। औषधि बनाने वालों की देखरेख कर रहे ब्लेन ने चीख सुनी और उनके चेहरे के भावों में स्पष्ट बदलाव आ गया। जब उसे एहसास हुआ कि यह आवाज मास्टर जूलियन के तंबू से आ रही है, तो उसका रवैया बदल गया। अन्य लोग जो आवाज सुनने के बाद लोगों के चेहरे पर जिज्ञासा भरे भाव दिखाई दिए। ईथन और आरोन ने भी यह आवाज सुनी और उन्होंने जल्दी से अपने चम्मच नीचे रख दिए और दौड़ पड़े। चीखों का स्रोत। जब सब लोग इकट्ठा हुए तो वे सौम्य दिखने वाली ईवा को किसी को खींचते हुए देखकर चौंक गए। बालों से। हालांकि जब उन्होंने उसके पीछे तंबू देखा तो किसी ने भी उसके पक्ष में आवाज नहीं उठाई। महिला। ब्लेन को डर के मारे पसीना छूटने लगा, उसे लगा कि कोई चुपके से जूलियन के तंबू में घुस गया है। अगर वे दुश्मन होते तो क्या होता, ये सोचकर ही जूलियन शायद उसकी लापरवाही के कारण उसकी मृत्यु हो गई। महोदया। उसकी नजरें मिलते ही वह अपने शब्द निगल गया। वह महिला भीड़ से नहीं डरी थी, क्योंकि उसे जूलियन के घर में चुपके से घुसते हुए पकड़ा गया था। अगर उसे तंबू लगाना पड़े तो वह इसका फायदा उठा सकती है। उसकी निगाहों में महत्वाकांक्षा झलक रही थी, अब वह सिर्फ जूलियन के लिए बेहतर भविष्य की कामना ही नहीं कर रही थी। अपने भविष्य के बारे में सोचने के लिए अब उसे ईवा के दूसरे पति को बहकाने में कोई आपत्ति नहीं थी।